वेलकम बैक टू ए ज्ञान लाइट चैनल। इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस सेशन में हम इस वीडियो में हम लोग मैथ पेडागोजी का पेपर 1 एंड पेपर 2 करेंगे। इस मैथ पेपर 1 पेपर 2 में जो 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो आपको बूस्ट करेगा, पेडागोजिकल एस्पेक्ट जो है आपका उसको बूस्ट करेगा कि किस तरह हम लोग इसको आगे तौर पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस सेशन में हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन में हम लोग ये जो पार्ट्स जो लिखा हुआ है इस पार्ट को हम लोग सोल्व करेंगे। अब इस पार्ट में जो सोल्व मैंने इसमें इसी से रिलेटेड 55 प्लस क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये जो तीन जो एजुकेशनिस्ट है इस पार्ट से 2-3 क्वेश्चन हर साल बनता है। मैं ज़्यादातर इम्पोर्टेंट BS ब्लूम से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और इसमें से एक तो क्वेश्चन रहता ही है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड से। इसको ऐसे ऐसे हम लोग जो पढ़ाएंगे इस सेशन में, इसमें हम टू दी पॉइंट बोलेंगे। टू दी पॉइंट मतलब जो क्वेश्चन जो ऑप्शन जो आंसर में आता है उसी ऑप्शन के रिलेटेड हम लोग इस पर टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग्स है। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग की भी इम्पोर्टेंस है कि इससे साइंस से ब्रेन स्टॉर्मिंग जब भी पढ़ेंगे, मैथ हो या आपका मैथ का पार्ट हो या आपका साइंस का पार्ट हो, ये दोनों इसमें से रहता ही है। ठीक है गाइस, मैथ का ये साइंस में रहता ही। फिर लास्ट में कुछ है NRT एंड CRT, इसे है नॉर्म रिफरेंस टेस्ट है, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट है। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस आ चुका है, इसलिए इसको मैं सेलेक्टिव कर इसको पार्ट्स को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पहला जो पहला पार्ट्स है हम लोग उसको चलते हैं। ठीक है, अब पहला पार्ट में क्या है कि BS ब्लूम, इसका फुल फॉर्म है कि बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। अब इसमें क्या है कि इसमें इस साइंटिस्ट ने बेंजामिन ब्लूम ने कि बेंजामिन ब्लूम में 3 पार्ट्स मेजर थ्योरीज है। इसमें 3 मेजर पार्ट थ्योरीज में इसमें दिया है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर्स। अब साइकोमोटर्स क्या है? साइकोमोटर क्या है? डूइंग बाय द हैंड, हम लोग खुद से करते हैं। मोटर स्किल है जो हाथ से पाँव से इसको करते हैं, तो साइकोमोटर से ये साइकोमोटर हो गया। अफेक्टिव क्या है? अफेक्टिव जो है हम लोगों का इमोशंस एंड फीलिंग एंड एटीट्यूड से रिलेटेड है। कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट्स है, उसका इमोशन से रिलेटेड है, उसका फीलिंग क्या है, उसका डिज़ायर क्या है, उसका एटीट्यूड्स क्या है, उससे रिलेटेड है। और कॉग्निटिव पार्ट्स जो ओनली थिंकिंग से रिलेटेड है कि बच्चा किस तरह सोच रहा है, उसको किस तरह उसको ले रहा है काम करने का, एजुकेशन को, लर्निंग को किस तरह सोच के उसको कर रहा है, तो ये हो गया उसका अफेक्टिव। मगर ये थिंकिंग इज इन्वॉल्व, यहाँ पार्ट्स में लिखा हुआ है थिंकिंग इज इन्वॉल्व इस कॉग्निटिव पार्ट से रिलेटेड है। अब ये इसमें कभी समटाइम्स इसमें क्वेश्चंस आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है ये 2 नंबर पॉइंट से, अफेक्टिव से बनता है, क्योंकि इसमें इमोशन, फीलिंग एंड एटीट्यूड से रिलेटेड से, इसी ये पार्ट से ज़्यादा ही क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट्स है BS ब्लूम का जो मेन पॉइंट्स है 3 टाइप्स, यही 3 मेन पॉइंट्स है। इस 3 ही मेन पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है और कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनता है। ये साइंस का आप EVS का लें, आप EVS का लें या आप साइंस से रिलेटेड लें या आप मैथ से रिलेटेड लें, ये 3 ही पोर्शंस में ही इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में। अब नेक्स्ट पार्ट्स में क्या है आपका जॉन लॉक, ये इसका जॉन लॉक इंग्लैंड का एजुकेशन है। अब इसने 2 ही मेन फंडामेंटल जो पार्ट जो दिया था, दो ही दिया था। इसमें 3 एक्स्ट्रा एडिशनल लिखा हूँ मैं 2 मेन पार्ट्स। इसके 2 मेन पार्ट्स क्या है कि एजुकेशन मेक द मैन, एजुकेशन जब रहेगा तो इंसान बनेगा। अभी कहा यहाँ पर इससे कहा, अब इसमें क्या है इसका जो मेन पार्ट्स है कि इस पर जो क्वेश्चन बनता है, ये जो लिखा हुआ है टबुला रसा, ये टबुला रसा पर इसने कोई भी देखेंगे आप, इसका ये मीनिंग आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टबुला रसा अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक। अब इसका ऑप्शन दिया रहता है, तो अब टबुला रसा का मीनिंग आपको मालूम है कि एम्प्टी माइंड, खाली माइंड रहेगा तो इंसान क्या है कि उसको, जब इंसान खाली बच्चा स्टूडेंट्स जो है, देखिए स्टूडेंट तो एम्प्टी माइंड रहता है, उसको ऐसे ऐसे टीच करते 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 वो ऐसे ऐसे उसको एक्सपीरियंस को गेन करता है। अब इसमें क्या है प्रोसेस का सेकंड पार्ट में क्या कि वो एम्प्टी जब माइंड्स है तो उसमें हम लोग क्या सोलो ग्रेजुअल उसका प्रोसेस एजुकेशन देते हैं, लर्निंग करते हैं ग्रेजुअल, फिर इसके बाद सोलो जाते हैं, फिर इसको कॉम्पिटिटिव के तरीके पर जाते हैं।
उस कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है कि हल्का हल्का स्टेप बाय उसको हल्का उसमें इन्वॉल्व करते हैं, बंच के शक्ल में इन्वॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव के शक्ल में। अब यह क्या है, जब बच्चों को इसको दे दिए तब ये क्या होगा कि वो अब लर्निंग बाय डूइंग, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको मॉडर्न एजुकेशन के तरीका से कि लर्निंग बाय डूइंग कैसे करते हैं, उसको लर्निंग बाय डूइंग हम लोग कैसे करते हैं उसको इस तरीकों को बताएंगे कि लर्निंग, इसको लर्निंग से बाय डूइंग करके बताएं। अब इसको सेकंड पार्ट से क्या है कि वो पे इंटरेक्शन, अब जो हम लोग बता रहे हैं इसको लर्निंग बाय डूइंग से, तो वो इंटरेक्शन करेगा एनवायरनमेंट के साथ। ये प्रोसेस है इसने जॉन लॉक ने इसने दिया था, ठीक है। बस इसी के 2 ही पॉइंट्स है, इसमें से मेन क्वेश्चन बनता है टबुला रासा। टबुला रासा जो है ये पार्ट्स, इस पार्ट्स पर क्वेश्चन आता है, और ये जो पार्ट्स है एजुकेशन मेक द मैन, ये भी पार्ट्स, इसमें से 2 ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है गाइस। हम अब इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट पर दिया हुआ है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट पर इस पर 2 ही क्वेश्चन बना है, 2 से 3 क्वेश्चन बनता है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट पर। तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट पर देखेंगे तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट पर बनता है कि इस पर 2 से 5 क्वेश्चन बनता है। इसमें इसका स्टेप जो दिया हुआ 5 स्टेप, अब इसका 5 स्टेप में से इसमें से बोल दिया था कि जो स्टेप 5 स्टेप दिया था, ये 5 स्टेप में से एक स्टेप इसका मेन कौन सा फंक्शनल स्टूडेंट के लिए स्टेप है। इसमें 5 स्टेप आपको दे दिया जाएगा, या आपको 4 ऑप्शन में 4 स्टेप दे देगा, मतलब विच स्टेप इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स या विच स्टेप इज रिलेटेड टू द टीचर। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का मालूम है कि बिकम ए पार्ट, यहाँ लिखा हुआ बिकम ए पार्ट ऑफ द फंक्शनल माइंड। तो बिकम ए पार्ट ऑफ फंक्शनल माइंड, ये 5वां नंबर जो स्टेप है एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जो पार्ट दिया हुआ है ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। इसमें ये पार्ट जो दिया हुआ है इसमें क्या बताया गया कि पहला 5 पार्ट है, 5 पार्ट्स है। तो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशंस एंड एप्लीकेशंस। एंड प्रिपरेशंस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम प्रिपरेशन में सबसे पहले टीचर्स क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू मटेरियल टू बी लर्न। क्या टीचर पहले अपने आप को पहले प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद कि हमको उसको क्यों न्यू रिलेटिंग मटेरियल देना है उसको, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन देते हैं। आपको बच्चे को प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें क्या है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअल एक्सपीरियंस दिखलाएंगे कि वो एक्चुअल एक्सपीरियंस कहाँ से उसको ये चीज़ एक्चुअल एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको बच्चे को कॉन्क्रीट के तौर पर पढ़ाएंगे, ना कि उसको बेसलेस पढ़ाएंगे। फिर लास्ट में फिर एस्टिमुलेशन करेंगे। फिर जब कॉन्क्रीट के तौर पर पढ़ाएंगे तो बच्चे के पास एक न्यू आइडियाज़ आएगा। अब न्यू आइडियाज़ को हम बताएंगे, देखिए ये न्यू आइडियाज़ आया है, ये आइडिया आपका रिलेटेड है मार्केट से या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। बच्चे इसको समझेंगे, जब समझेंगे तो फिर जनरलाइजेशन करेंगे। जनरलाइजेशन, हाँ, इसको पार्ट कर इंस्ट्रक्शन कर एडोलेशन एंड डिज़ाइन देयर माइंड, उसको माइंड को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि डिज़ाइन इसको मार्केट में हम लोग इसको यूटिलाइजेशन करेंगे। इन्वायरमेंट्स में मार्केट्स या इन्वायरमेंट्स उसको हम लोग इसको यूटिलाइजेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जनरलाइजेशन करेंगे, जनरल के तरीके से उसको यूज़ करेंगे। फिर 5वां नंबर क्या है कि वो बिकम, जब इसको पूरा तौर पर हम लोग प्रेजेंटेशन दे दिया, एसोसिएशन करिए, जनरलाइजेशन बताइए, फिर बिकम्स ए पार्ट ऑफ द इफेक्टिव पार्ट, फंक्शनल पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, इसी तरह इसने 5 स्टेप दिया था हर्बर्ट ने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट जो पार्ट्स है आपका, तो नेक्स्ट पार्ट्स में दिया हुआ है कि CCE कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशंस, कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशंस में 3 पार्ट्स है। अब 3 जो पार्ट्स है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसमें इस पार्ट्स में क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स एंड प्लस टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब ये 40% रोल्स होता है। अब इसमें क्या है कि अब इसमें फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग ओनली फॉर टीचर से रिलेटेड होता है इसमें 60% रोल होता है टीचर का। और फिर लास्ट में असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ, इसमें टोटली ये पोर्शन भी टीचर से रिलेटेड होता है। अब इसमें देखेंगे कि असेसमेंट्स अब दिया हुआ है। अब का यहाँ पर कंटिन्यूस, अब इसमें तीनों पार्ट का अलग अलग मीनिंग है। अब कंटिन्यूस का मीन्स क्या है कि असेसमेंट थ्रू आउट द, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रू आउट द ईयर डेवलपमेंट। अब इसमें थ्रू आउट द ईयर डेवलपमेंट, तो इसका बच्चे को पूरा तो कंटिन्यूस चलते रहता है इसमें। अब कंप्रिहेंसिव लिखा हुआ, कंप्रिहेंसिव क्या है कि कंप्रिहेंसिव हॉलिस्टिक बोला जाता है। कंप्रिहेंसिव में हॉलिस्टिक मीन्स क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट जब बोला जाएगा हॉलिस्टिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलिस्टिक, द ओवरऑल डेवलपमेंट, द फिजिकल, मेंटल एंड हेल्थ एंड इमोशनल, इन 4 पार्ट 5 पार्ट से मिलाकर ये ओवरऑल डेवलपमेंट्स होता है। अब यह ओवरऑल डेवलपमेंट्स में इसमें क्या है कि इसमें कंप्लीटली तौर पर इमोशंस का, एटीट्यूड्स का और उसका प्रोग्रेस होते रहता है। इवैल्यूएशन टू चेक द
प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या है कि इवोल्यूशन करते हैं टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। ये पोर्शंस इंपॉर्टेंस है क्या है कि इसमें क्या है कि हम लोग ज़्यादातर बच्चे को असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, अब असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसमें क्या है कि असेसमेंट एज लर्निंग में लास्ट वाला पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक सेल्फ असेसमेंट करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं एंड सेल्फ मॉनिटर करते हैं। ये टीचर के लिए पोर्शंस है। अब जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में दो पार्ट्स है, टू टाइम टर्म बोलते हैं, टर्म टेस्ट बोलिए, या उसको मार्च में सितंबर में जो टेस्ट लेते हैं ओनली टीचर लेते हैं। इसमें क्या है कि टर्म टेस्ट हो गया, मार्क्स रैंकिंग करते हैं, चिल्ड्रेन को किस तरह रैंकिंग करते हैं। फिर लास्ट में पहला जो पोर्शन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये थ्रू आउट पूरा ईयर होता है। इसमें क्या टीचर और स्टूडेंट दोनों रहता है। इसमें फीडबैक, रिमेडियल्स दोनों, क्विज एंड रैंकिंग, असेसमेंट, प्रोजेक्ट, इस तरफ इन्वॉल्वमेंट होते रहता है। अब यहाँ पर देखने का दो पार्ट है, मैंने लिखा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक है सम्मेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने का है कि जो फॉर्मेटिव टूल्स क्या है, फॉर्मेटिव टूल्स में इंपॉर्टेंस जो है, फॉर्मेटिव टूल्स में आपका आता है कि प्रोजेक्ट आएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आएगा, क्विज आएगा, ये है फॉर्मेटिव से रिलेटेड। और एक समेटिव जो 60% जो दिया हुआ है कि समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव टूल्स क्या होता है, समेटिव टूल्स में हम दो पार्ट होता है, एक टर्म टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, ग्रेड मार्किंग ऑफ लर्निंग, ये पोर्शंस है। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर रिमेंबर रखेंगे। अब इसमें क्या है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का अब जो बात बोले हमने, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है कि मैनी आंसर पॉसिबल, और मैनी आंसर पॉसिबल में डाइवर्जन से रिलेटेड हो गया। अब क्या है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो गया, क्योंकि डाइवर्जन से ये पार्ट्स है, ये आपका रिलेटेड हो गया, अब डाइवर्जन से रिलेटेड हो गया। आप यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, कन्वर्जेंट। अब क्लोज एंडेड से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर आपका कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। ये रिमेंबर रखिए, ये जो वर्बल हम आपको बोल रहा हूँ मैं आपको, ये दो पार्ट, ये ओपन एंडेड से है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से होगा तो डाइवर्जेंस से रिलेटेड होगा, और क्लोज सी से क्लोज लिखता हूँ, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा तो ये कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। ठीक है गाइस, इसी तरह CCS का ये पार्ट्स हुआ, ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है ये मैं आपको बताया। फिर लास्ट में अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अब हम लोग आते हैं इंडक्टिव मेथड्स। अब इंडक्टिव मेथड्स में है इसमें क्या है कि 3 मेन स्टेज है। अब 3 मेन स्टेज में क्या है कि लुक फॉर अ पैटर्न इनटू द एग्जांपल्स। अब लुक फॉर द पैटर्न एंड इनटू द एग्जांपल। अब फिर दूसरा पे बोलता है कि मेक द कंजक्टर एंड गैसेस एंड वेरीफाई द कंजक्टर एंड वैलिड गैसेस। आप देखिए कि हम लोग क्या इसमें क्या करते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं हम लोग या इंडक्टिव मेथड को, अब इंडक्टिव मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट कि हम लोग उसको यहाँ पर जाते हैं एग्जाम्पल से डेफिनेशन की तरफ, माने हम लोग ये एग्जाम्पल से डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। ये हम लोग इंडक्टिव मेथड्स को इंडिकेट कर रहा है। अब इसको इंडक्टिव मेथड को हम लोग समटाइम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है गाइस, ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल अभी फंडामेंटल अभी करंट सिचुएशन में इंडक्टिव मेथड्स को ही रिमेंबर किया जा रहा। तो अभी हम लोग क्या है, आप यहाँ पर देखते हैं कि 3 मेन पार्ट्स हो गया। आप क्या है को बच्चों को एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, एग्जाम्पल दिए, अब एग्जाम्पल देने के बाद कोई एग्जाम्पल दिए, अब एग्जाम्पल देने के बाद उसको हम लोग पे जाते हैं, उसको कनेक्टिविटी देखते हैं। तो कनेक्टिविटी में कंजक्टर्स हो गया, इस एग्जाम्पल का किससे कनेक्टिविटी है। फिर इसके बाद हम लोग इसका फिर वेरीफाई कर लेते हैं, लास्ट में पोर्सन वेरीफाई करते हैं कि ये किससे रिलेटेड। तो हम लोग कहाँ सिंपल का किए कि एग्जाम्पल से सीधा हम लोग डेफिनेशन में किए, एग्जाम्पल से हम लोग सीधा डेफिनेशन में किए। ये इसका 3 मेन पार्ट है जो इंडक्टिव मेथड को इंडिकेशन करता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है कि जो रिलेटेड है, ये इंडक्टिव मेथड किसके लिए सूटेबल्स है। यहाँ पर बिगनर के लिए, जो प्राइमरी लेवल से प्राइमरी 1 से 5 स्टूडेंट्स के बच्चे के लिए ये सूटेबल पोर्शंस है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइमरी लेवल से हो गया। अब दूसरा क्या है कि नॉन टू अननोन में जा रहे हैं कि हम लोग बच्चों को पहले बताते हैं कि ये चीज़ से ये चीज़ होता है, पहले नॉन बताएं, फिर नॉन बताने के बाद उसके बाद फिर अननोन बताएंगे हम लोग। तो एक हम लोग ये पोर्शंस होता है। फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं एंड एग्जाम्पल से फार्मूला। ये जो फंडामेंटल जो पार्ट्स है एग्जाम्पल टू फार्मूला, ये पोर्शंस आ चुका है, ये क्वेश्चंस में आ चुका है। इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से पार्ट है ये। इस चीज़ को जो पॉइंट्स है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखा साइड में, ये आपको ट्रिक्स दिया हो कि ये पार्ट्स रिमेंबर रखिए गाइस,
इसको भूलिए मत, यह जो ट्रिक्स बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कहे कि ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एन एग्जाम्पल टू फार्मूला, ये कौन सा पार्ट है, इसीलिए मैं असेंबल कर इसको मैंने इसको देखा, सब असेंबल कर बंच से क्वेश्चन का बंच से देख रहा हूँ कि ये बार बार डिफरेंट स्टेट का टेट में ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जाम्पल टू फार्मूला, ये मेथड्स आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं उसी का पार्ट्स में डीमेरिट्स। अब इसका इस मेथड का डीमेरिट्स भी है कुछ पॉइंट। ये क्या है कि ये सब टॉपिक के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए मैंने एप्लीकेबल्स नहीं है, और यहाँ टाइम कंज्यूमिंग का मेथड से, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग क्योंकि हम लोग जब जा रहे हैं तो एग्जाम्पल से ही जा रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं लास्ट में वेरीफाई पर, तो वेरीफाई पर जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस पर क्या है कि इसमें टीचर का बहुत ज़्यादा मैंने लेबोरियस वर्क होगा इसी में। अब इसीलिए इसको डीमेरिट्स जो 2-3 पॉइंट्स है जो डीमेरिट्स पर रिमेंबर किया गया है। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है डिडक्टिव मेथड्स। अभी डिडक्टिव मेथड्स आज के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है। हाँ, जो डिडक्टिव मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप इसमें देखेंगे, रिमेंबर करेंगे डिडक्टिव मेथड को, कि हम लोग पहले पार्ट देखते हैं कि डिडक्टिव मेथड क्या है कि हाई लेवल यूजेस के यूज़ होता है। ठीक है, और फिर जनरल टू पार्टिकुलर का डिफरेंस आ सकता है, इसे रिमेंबर फार्मूला टू एग्जाम्पल। बच्चों को हम लोग पहले इसमें क्या बताए थे कि नॉन टू अननोन जाते थे, क्या हम लोग पहले इसमें पार्ट्स में हम लोग बता चुके हैं आपको कि हम लोग जब जाते थे कि नॉन टू अननोन में जाते थे। यहाँ पर देखिए नॉन टू अननोन में जाते थे। आप इसमें इस पार्ट में देख रहे हैं कि डिडक्टिव मेथड में कि हम लोग जा रहे हैं किस पर, के फार्मूला टू एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, तो डायरेक्ट तो नॉन टू अननोन, तो आप यहाँ पर अननोन टू नॉन में जा रहे हैं। आप यहाँ पर क्या है कि चाइल्ड कंक्लूड्स आफ्टर द ईच ऑब्जर्वेशन, क्या इस मेथड से स्टूडेंट्स क्या है तो कुछ ना कुछ कंक्लूड्स निकालता है कि इस मेथड से हमको ये लेसन सबक मिला आज के एग्जाम्पल से। अब इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ आहिस्ता समझाने के लिए कि चाइल्ड जनरलाइजेशन आफ्टर द मेनी ऑब्जर्वेशन। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ कि ईच ट्रायंगल डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट एंगल्स। अब मैं बता दूं कि एक ट्रायंगल्स, एक होता है आइसोलेशन ट्रायंगल्स, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक होता है आइसोलेशन, आगे हो गया सोशलिस्ट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो गाइस स्टूडेंट्स का माइंड में क्या होता है कि ये तो सब ट्रायंगल 180 डिग्री का ही होता है। अब उसका दिमाग में यही बैठेगा 180 डिग्री का, तो मगर क्या है इसको फिर इसको समझेगा, फिर ऐसे ऐसे इसको जब इसको स्पीच करेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग बताएंगे, तो बच्चे समझेगा नहीं कि राइट एंगल के लिए पहला पोर्शन जो है ये हाइपोथेलस को फॉलो करता है, तो इसमें 90 डिग्री होता है राइट एंगल में। फिर आइसोसेलेस एंगल में क्या है कि 2 साइड का भुजा बराबर होता है। फिर इस तरह देखते देखते ऐसे ऐसे वो समझेगा कि वो 180 डिग्री तीनों पोर्शंस में होता है, मगर तीन साइड मिला के 180 डिग्री होता है, मगर उसको समझेगा कि कौन सा ट्रायंगल के लिए कौन सा एप्लीकेशन फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं कि इसका डीमेरिट्स ये है कि नो क्रिएटिविटी का, इसमें क्या है कि कोई क्रिएटिविटी नहीं रहता है, इसमें सिंपल फार्मूला दे दिया जाता है कि आप उस पर एग्जाम्पल पर काम करते हैं। क्या इसमें ज़्यादातर ये इसमें टीचर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, क्या हम फार्मूला दे दिए और वहाँ को डायरेक्ट उस पर कर लिया, ये ट्रेडिशनल मेथड से, और अभी ज़्यादातर यही चल रहा है स्कूल में। अब ब्लाइंड मेमोराइजेशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप टीचर जो भी आप आएंगे, जब आप टीचर आएंगे इस क्लास में, वो आकर डायरेक्ट फार्मूला दे दिए, आप बोले आप इसको सोल्व करें, तो टीचर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको ब्लाइंड अंधाधुन की तरह उसको रोट करेंगे। अब रोट करने के बाद क्या है कि फिर उसको आहिस्ते आहिस्ते फिर उसके बाद इसको यूज़ करेंगे, फिर इसके कैसे कैसे कंक्लूड्स निकालेंगे। अब इसका ये हो गया डीमेरिट का पोर्शन। अब मेरिट पोर्शन में क्या है कि टाइम सेविंग्स है, ये इसमें कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी इसमें क्या है कि ये सुटेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल फॉर द स्टूडेंट्स, ये ऑल फॉर द स्टूडेंट्स के लिए है ये पोर्शन कोई पोर्शन। ग्लोरीफाइज मेमोरीज है, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, ग्लोरीफाइज ज़्यादातर पर यही यूज़ होता है। अब इसका ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया इंडक्टिव मेथड। अब हम लोग चलते नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट्स में क्या है गिफ्टेड चिल्ड्रंस। अब गिफ्टेड चिल्ड्रंस में देखेंगे कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस में ज़्यादातर इस यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों का मेरिट्स और डीमेरिट्स दिया हुआ है। तो अब गिफ्टेड चिल्ड्रन में क्या है कि रिमेंबर रखने के हम लोगों का कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जब भी बात करें तो इसका IQ कितना होगा, 130 से अबव होगा, इसका मेरिट बता रहा हूँ। ये इंडिपेंडेंस इन द जजमेंट, वो खुद सेल्फ
उसको अपना ऑब्जर्वेशन करने का होगा, खुद फैसला लेगा, खुद करेगा, और इसका ज़्यादातर ऑल पॉजिटिव्स एंड ऑल पॉजिटिव्स होगा, वो अपना ऑल पॉजिटिव मैनर के हिसाब से वो करेगा, टैलेंटेड होगा, सुपीरियर होगा, सेल्फ जजमेंट्स के हिसाब से करेगा। इसका डीमेरिट्स क्या है कि इसका डीमेरिट्स यही है कि ये इसका रिलेशंस इसका पुअर होगा ये अदर स्टूडेंट के साथ, क्या है कि वो एक गिफ्टेड चिल्ड्रन है। गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होगा तो वो उसका रिलेशन थोड़ा सा डगमगाएगा। और क्या है कि प्रॉब्लम टू स्टे इन द क्लासरूम, और इस क्लासरूम में ज़्यादातर रहने से वो हिचकिचाएगा, क्या है कि वो चीज़ क्यों, क्या है कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन से, गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब क्या है, नॉर्मल चिल्ड्रन से तो एक्स्ट्रा ही हुआ, अब एक्स्ट्रा हुआ तो उसको वही चीज़ मैथ आप उसको पढ़ाएंगे तो वो गिफ्टेड तो जानता ही है, ये तो पढ़ चुका हूँ मैं, तो इसको प्रॉब्लम्स होगा। और आल्सो क्या है, उसको स्टे इन द प्रॉब्लम्स क्लासरूम में हो गया। और आल्सो क्या टीचर भी इसको इंटेंशन नहीं देते हैं, क्या टीचर देखते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्यों इंटेंशन दे, क्या बाकी तो हमको तो ऑल एवरेज है, नॉर्मल स्टूडेंट है, इसीलिए सबको इससे ज़्यादातर इसको रिमार्क नहीं देते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन को, ठीक है। मगर हम आगे भी देखेंगे, इस पर पर्सन आएगा कि गिफ्टेड चिल्ड्रन से ये कितना क्वेश्चंस बन रहा, ठीक है। मगर गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम लोगों को जब भी टीच करना है, हम लोग रिमेंबर रखें, गिफ्टेड चिल्ड्रन जब भी टीच करना है तो हमको उसको एडिशनल नॉलेज देना है, एडिशनल नॉलेज देना है, एडिशनल नॉलेज देना है, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा भास देना है सिलेबस से, क्या कि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, क्या कि वो ऑलरेडी कंटेंट कंप्लीट है, उसका कंटेंट कंप्लीट है, उस पोर्शन से कंटेंट कंप्लीट है, इसीलिए उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, ठीक है गाइस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। अब नेक्स्ट में ब्रेन स्टॉर्मिंग्स। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग्स क्या है कि न्यू आइडिया एंड सेल्फ क्रिएटिव आइडियाज इन ब्रेन। अब उसका क्या है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग्स में ये 4 रूल्स है, जो 4 रूल्स है इसका। अब इसका 4 रूल्स में पार्ट्स जो दिया हुआ है कि नो जजमेंट्स एंड द फ्री थिंक फ्रीली एंड बिग नंबर्स एंड मेनी हेड्स आर बेटर देन वन, ठीक है। अब बेटर देन वन बोला है, ठीक है। तो आप यहाँ इस जो पॉइंट्स जो लिखा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको रिमेंबर रखें बाय प्रैक्टिकल, या इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखें, जितने भी मैंने इसको आपको पीपीटी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या आप इसका स्क्रीनशॉट कर रखें, क्योंकि आपका ये पॉइंट से ही आपका इससे क्वेश्चन बनेगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा, आगे भी बनेगा, और आपका जो आने वाले जितने भी सीसी टेट का एग्जाम हो, जितने भी टीचर का भी एग्जाम हो, इसी से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर देखिए कहा का नो जजमेंट, द फर्स्ट रूल्स ऑफ द क्रिएटिविटी इन जनरल एंड रियली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। क्या है नो जजमेंट, वो का यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग्स है, वो क्रिएटिव माइंड का है, तो वो क्या है कि नो जजमेंट कर उसने अपना एक बेस देगा, आप फ्रीली थिंकिंग करेगा, फ्री और नो एनर्जी मैटर्स, और उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत वास्ट काम करेगा। और इसमें क्या है कि बिग नंबर्स एंड मोर आइडियाज बेटर देन वन, तो जो स्टूडेंट्स होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग का वो उसका बाद वास्ट नंबर ऑफ आइडियाज होगा। अब ये ज़्यादातर क्या है कि मैनी हेड्स आर बेटर देन वन, इसमें क्या है कि बहुत सा स्टूडेंट मैनी हेड होगा। अब इसमें क्या है, इस मिलने के बाद एक पोर्शन जो है वो सही निकलेगा, इसमें से ये काम करेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब पर्पस क्या, इस जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो पर्पस है, ये ग्रुपिंग में काम करता है, ग्रुपिंग में काम करता है, ये जो है ग्रुपिंग में वर्क करता है। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रुपिंग होता है जनरल आइडियाज विद इन द ग्रुप सेटिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करें कि हम लोग क्या है कि एक कोई प्रोजेक्ट लिए, अब प्रोजेक्ट लेने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए। अब स्टूडेंट को मैं मतलब इट प्रोवाइड द क्विक मीन्स, आप सब स्टूडेंट्स क्या है कि एक प्रोजेक्ट पर लग जाएगा, तो अब इसका मैनी सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, सब स्टूडेंट इस पर लगा हुआ रहेगा। अब इस पर सब लगा हुआ है, अब स्टूडेंट अब उस पर क्या बोलता है कि ट्रैपिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स लार्ज नंबर ऑफ आइडिया। अब यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड में उसमें अब जो इसका आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट निकलेगा तो बहुत डिफरेंट स्टूडेंट्स देगा आउटपुट अपना, कोई अपना एक प्रोजेक्ट दिया, कोई अपना एक सोल्यूशन दिया, कोई अपना एक स्टूडेंट दिया, तो माने एक लार्ज नंबर ऑफ इसका सोल्यूशन निकलेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का यही पर्पस है, मकसद है। कंट्रीब्यूट टू फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, ये जो फ्री फ्लो आइडियाज़ को फॉलो करेगा। तो मैंने मेरे ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो पर्पस है कि मैंने लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ उससे सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। यह ज़्यादातर ये ग्रुप में काम करता है, ठीक है गाइस। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है NRT एंड CRT, नॉर्म रिफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट,
ठीक है। अब इस पर हम लोग देख लेते हैं इस दोनों सिमिलिटीज क्या है कि नॉर्म डिफरेंट इज बेस्ड ऑन द 3 क्राइटेरिया पर है। अब इसमें क्या है कि इसमें पहला जो है पार्ट्स है तो फिक्स स्टैंडर्ड, मैंने इसको बोल्डेड कर दिया और रेड कलर से, कि फिक्स स्टैंडर्ड एंड कंटेंट बेस पर अन कंटेंट द गिविंग द थ्योरी लैंग्वेज, ये थ्योरी लैंग्वेज पर काम करेगा। ठीक है। अब फिर दूसरा क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड स्कोरिंग द टेस्ट, ये क्या है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादातर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट ही ज़्यादा मोर वाइटल्स है, क्या कि ये थ्योरी एंड स्कोरिंग द टेस्ट ये मार्क्सिंग के लिए है, टीचर स्टूडेंट्स के लिए मार्क्सिंग के लिए कि हाईली कितना मार्क्स लिया जाए, एंड बीइंग ऑलरेडी टेस्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके मार्क्सिंग के लिए बच्चे कैसे तरह अच्छे नंबर पर लाएं और कुछ प्लेटफॉर्म पर अपने आप आ जाए। मगर क्या है कि क्राइटेरियन जो है, क्राइटेरियन डिफरेंट टेस्ट इज इन कंपेरिजन टू मोर बेटर देन द नॉन डिफरेंट टेस्ट पर। अब यहाँ पर पर्पज दिया गया है, या पर्पज टू whom to determine whether each student have achieved the specific skills and concept, and to find out the how much the student know before the instruction begin and after। यहाँ पर देखिए मैंने पॉइंट्स क्या बोला कि बिफोर एंड आफ्टर का बारे में बोल रहा हूँ। देखिए इंस्ट्रक्शन बिगिन करने से पहले और आफ्टर करने के बाद इट हैज़ बी फिनिश्ड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब यहाँ पर डू डिस्क्रिमिनेट में द हाई एंड लो लेवल, इसमें क्या है कि नॉर्म डिफरेंट टेस्ट में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेट होता है कि लो लेवल और हाई लेवल का स्टूडेंट्स कौन सा है और इससे पता चल जाता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बारे में आएगा, टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स द क्राइटेरिया ऑफ स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगर इन द मेजोरिटी देंगे तो देंगे हम लोग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को देंगे। ठीक है गाइस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट प्लांट्स। अब यूनिट प्लांट्स का जो छोटा छोटा पार्ट, यूनिट प्लांट्स क्या है, यूनिट प्लांट जो है, यूनिट प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखते हैं कि ये कोई एक पार्ट्स को, छोटा सा सिलेबस पार्ट्स को यूनिट प्लांट लेते हैं, जिसको डिफिनेशन करते हैं। द लर्निंग टेक्स प्लेस इन टर्म ऑफ होल देन इन द फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर होल देन फ्रैक्शन छोटा से छोटा पार्ट में इसको हम लोग पढ़ाते हैं। अब लर्निंग इज डेवलपमेंट एंड द प्रोवाइड्स फॉर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ क्या है कि इस पार्ट में जैसे इस पार्ट को हम लोग पढ़ा है, अब जैसे मान लीजिए यूनिट प्लांट पढ़ा रहे हैं। अब यूनिट प्लांट्स में एलजेब्रा का पोर्शन पढ़ा रहे थे, मैथ का एलजेब्रा पोर्शन पढ़ा रहे थे हम। एलजेब्रा का पोर्शन में हम लोग चले गए, हम लोग इसमें चले गए फैक्टर में। अब फैक्टर में चले गए, अब ये फैक्टर से पार्ट्स में, फिर पार्ट्स में चले गए, फिर हम लोग दूसरा पार्ट में चले गए इसका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन पर चले गए। तो ये यूनिट पार्ट्स का पार्ट्स है। तो इसमें क्या है कि बच्चा का इसमें ऐसे पार्ट को, पहले इस पार्ट को सीखा, यूनिट पार्ट को मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन सीखा, फिर इसके बाद इधर गया इस पार्ट पर, फिर फैक्टर पे गया, फैक्टर से फिर निकालने के बाद फिर अलजेब्रा के पोर्शन में जाएगा तो भास्ट आएगा, तो इसमें फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। तो ये यूनिट पार्ट्स का ये है फैक्टर। रिमेंबर गाइस है, यूनिट पार्ट्स के ये जो पार्ट्स जो बता रहा हूँ एग्जांपल से, ये क्या है, इससे क्या है कंटेंट बहुत क्लियर हो जाता है हॉरिजॉन्टल तौर पर, और एंड इसका बाद हॉरिजॉन्टल अंत एक्सपीरियंस से मिलते रहता है। अब इसी का पार्ट का देखते हैं फीचर क्या है। अब इस यूनिट प्लानिंग जो हम लोग करते हैं, इसका फीचर यही है कि रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ लर्निंग। अब स्टूडेंट्स क्या है कि स्टूडेंट इसको सेल्फ तरीके से इसको प्रोसेस करेगा, वर्क करेगा। अब सेल्फ तरीके से वर्क करेगा तो आपको इसको असाइनमेंट दीजिए तो उसको वो प्लानिंग तौर पर ऐसे पार्ट उसको यूनिट के तौर पर करते जाएगा। तो आप देखेंगे होंगे टर्म टेस्ट, यूनिट टेस्ट जैसे हम लोग लेते हैं। अभी मॉडर्न करंट सिचुएशन में क्या लेते हैं हम लोग, यूनिट टेस्ट लेते हैं ना। तो यूनिट टेस्ट में क्या आता है, यूनिट का पार्ट आता है, थोड़ा पार्ट। इससे क्या होगा, बच्चा बिल्डअप करता है, असेंबल करता है, एक पार्ट को लेकर असेंबल कर एक मेजर पोर्शन आता है। और इसमें क्या होगा, स्टूडेंट क्या है, लर्नर क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है कि हाँ हमने कमांड कर लिया, अब इस पार्ट को हम कर सकता हूँ, सेल्फ कर सकता हूँ। नहीं अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर दिया हुआ द सिलेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इवोल्यूशन ऑफ हर ओन लर्निंग। यहाँ पर इसको खुद से ये करने के लिए ये काम हो जाता है। ये जो इसका फीचर्स है ये सेल्फ यूनिट प्लानिंग का। ठीक है गाइस, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। अब नेक्स्ट पोर्शन लेसन प्लान। ये तो यूनिट प्लान हो गया, अब हम लेसन प्लान में चलते हैं। अब लेसन प्लान में क्या है कि इट इज़ द टीचर मेंटल एंड इमोशनल विजुअलाइजेशन ऑफ द क्लासरूम एक्सपीरियंस एज ही प्लान इट टू ऑकर।
अब इसमें क्या है कि लेसन प्लान जब हम कोई टीचर्स बनाते हैं, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट व्हाट द टीचर वाज गोइंग टू। ये लेसन प्लान जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। टीचर क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ है, टीचर क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट कमांड को, कहाँ तक उसको कंप्लीट किए, कहाँ तक बाकी है रिमेनिंग, उसको वो ब्लूप्रिंट से पता चल जाता है लेसन प्लान से। अब लेसन प्लान में क्या करते हैं, अब इसमें एक पार्ट तो हो गया टीचर्स के बारे में जानकारी मिल गया ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बोलता है कि मेंटल द टीचर मेंटल एंड इमोशनल विजुअलाइजेशन ऑफ द क्लास एक्सपीरियंस एज ही प्लान। अब टीचर क्या करते हैं कि प्लान करने के बाद कोई भी लेसन पढ़ाएंगे तो उसको पहले प्लान करेंगे। इसको प्लान करेंगे तो फिर प्लान से पहले क्या है कि ये हर्बर्ट रूल को फॉलो करेंगे। हर्बर्ट में 5 तो इसका स्टेप हो गया है ना, हर्बर्ट को रूल को फॉलो करेंगे, 5 स्टेप हो गया। प्रिपरेशन करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन देंगे, इस तरह कर ऐसे ऐसे करके पार्ट में जाएंगे। और तो इसके बाद उसका लेसन प्लान का कुछ क्राइटेरिया है, वो स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उसी का पार्ट्स पर कि आप लेसन प्लान पे क्या है कि इसमें दिया हुआ है, क्या लेसन प्लान में दिया हुआ था कि गुड लेसन प्लानिंग। अब यहाँ पर देखो प्री रिक्विजिट्स फॉर द गुड लेसन प्लानिंग। अब गुड लेसन प्लानिंग ये क्या है, टीचर शुड हैव द एडिक्वेट मास्टरी। टीचर क्या है, एडिक्वेट मास्टरी होना चाहिए उस सब्जेक्ट पर जो सब्जेक्ट ड्राइवर करेगा, प्रैक्टिस एंड इज द स्किल लेसन। अब वो स्किल लेसन उसको भी होना चाहिए। उसके बाद फिर टीचर मस्ट बी फुल्ली कंजर्वेंट विद द न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ द टीचिंग हिज ऑन हर सब्जेक्ट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, द टीचर मस्ट हैव द गुड नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी, कल्चर, कम्युनिटी एंड साइट वेरियस एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यह क्या है कि इसको अब जब भी कुछ भी टीचर इसको गुड लेसन प्लानिंग जब करेगा तो इसमें पहले स्टेप बाय स्टेप पहले क्या है कि उसका सब्जेक्ट पर मास्टरी होना चाहिए, उसको वास्ट नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट पर, तो हो गया। फिर उसको दूसरा पार्ट क्या है कि वो क्या है कि कंजर्वेंट होगा न्यू मेथड से, इन्वायरमेंट से उसको को रिलेट करेगा। उसके बाद क्या हो गया, इन्वायरमेंट से को रिलेट करेगा। फिर उसके बाद क्या है कि फिर उसको स्टूडेंट साइकोलॉजी बोलते हैं, कल्चर एंड कम्युनिटी। फिर उसको बच्चे को स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी को देखकर कल्चर कम्युनिटी पर उस पर वेरियस एग्जाम्पल अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप इसको देते जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब ये हो गया हम लोगों का पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये जो टॉपिक पढ़ाए हमने, अब इस टॉपिक से अब हम लोग 50+ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, तो जो हम लोगों को आगे काम आएगा कि कैसे सोल्व करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करते चलें भाई गाइस हैं। ये हम लोग जो स्टेप बना रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट से स्टेप्स है जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप इसे करते जाएँ। देखिए आप लोगों को जो है बाकी का जो पोर्सन है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाएगा। वीडियो को अंत तक देखते जाएँ, लाइक शेयर और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है गाइस। ठीक, अब हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू अप्रिशिएट द वर्क ऑफ मैथमेटिशियन कोरस्पेंड टू विच वैल्यू। अब विच वैल्यू बोला है कि किससे ये रिलेटेड हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखने का है कि यहाँ लिखा इंटेलेक्चुअल्स, यूटिलिटेरियन एंड एस्थेटिक एंड नन ऑफ दिस। आप यहाँ पर देखते हैं कि द अप्रिशिएट वर्क ऑफ मैथमेटिशियन। अब मैथ का जो है मैथमेटिशियन जो होगा, जो काम करेगा मैथमेटिशियन, कॉन्समेंट विच ऑफ द वैल्यू। तो आप किसी चीज़ पर इंटेलेक्चुअल दिमागी तौर पर यूटिलिटी में किसी को चीज़ इस्तेमाल करते हुए, आर्टिस्टिक मतलब कि तो किसी कोई भी चीज़ का ब्यूटी हो या तारीफ करना। तो अब ये कहा है कि ये मैथमेटिशियन से रिलेटेड है कि कोई मैथमेटिशियन जब भी कुछ भी काम करेगा, मैथमेटिशियंस या कोई टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, तो वो क्या है कि किसी को आर्टिस्टिक तरीके से तारीफ के तरीके से जाएगा, ना कि डायरेक्ट एकदम फार्मूला पर उतर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लेकर उसको क्लियर करते हुए जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसको सोलो प्रोसेस से स्टेप एस्थेटिक करेगा, तारीफ कंटेंट को क्लियर करेगा। पहला पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल समझिए आप जैसे कुछ भी कर रहे हैं, आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे आप बोर्ड मास को पहले ही रूल करेंगे, पहले इस्तेमाल करेंगे ना, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। बोर्ड मास में क्या होगा, इसको पार्ट ये पार्ट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ना कि डायरेक्ट इधर से चल जाएंगे। इसलिए क्योंकि मैथमेटिशियन का पार्ट सी है क्या, एस्थेटिक से रिलेटेड। तो इसका आंसर हुआ आपका 3 नंबर। ये आपका आंसर हुआ आपका 3 नंबर, ठीक है गाइस, ये आंसर हुआ एस्थेटिक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसेंशियल फीचर ऑफ यूनिट प्लान। अब यहाँ पूछा है कि एसेंशियल फीचर ऑफ यूनिट प्लान, यूनिट प्लान का एसेंशियल फीचर्स क्या होगा। अब यहाँ पर देखना है कि यूनिट प्लान के लिए हम लोग ये क्या इसका यूनिट प्लान होगा। तो यूनिट प्लान के हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट टीचिंग
सीक्वेंस एंड कंटेंट ऑफ द यूनिट्स। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि यूनिट प्लान्स में हमने पहले बता दिया कि पार्ट कर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ फीचर पूछा है आपसे, एसेंशियल फीचर क्या क्या इसका फीचर हो सकता है, तो ऑब्जेक्टिव तो होगा ही। और टीचिंग सीक्वेंस का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से चलेंगे। क्या पहला पार्ट ईजीएस से फिर हार्ड में चलेंगे, ईजीएस चलेंगे, फिर ईजीएस चलें, फिर मॉडरेट चलें, फिर मॉडरेट चलें, फिर हाई मॉडरेट चलें, फिर इसके बाद फिर हार्ड में चलेंगे। इस तरह इसका फीचर सीक्वेंस होगा। कंटेंट्स ऑफ द यूनिट्स, अब ये पोर्शंस हो गया। तो ये चारों पोर्शंस आपका ऑल ऑफ दिस ये सही होगा, यह पोर्शंस आपका होगा 4 नंबर। ऑल ऑफ दिस आपसे रिलेटेड होगा। एसेंशियल फीचर ऑफ द यूनिट प्लांट्स आर ऑल ऑफ द दिस, ये तीनों पॉइंट्स आपका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न गाइस। द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज, अब गेसिंग पूछा है आपसे, ठीक है। तो अब गेसिंग क्या होता है? गेसिंग मैंने एज्यूम करना। तो एज्यूम आप कोई भी बच्चे को हम लोग कुछ भी पढ़ाएंगे, तो मिस कोई फर्दर उदाहरण देते हैं, तो बच्चे को कुछ भी पढ़ाएंगे तो हम लोग क्या इसको ऑप्शन देंगे जो बच्चे आसानी से इसको सोल्व कर सके। क्या देंगे? मैचिंग द टाइप टर्म देंगे। मैचिंग टाइप टर्म दिया है, इन ट्रू फॉल्स टर्म दिया है, फिर इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, MCQ जिसको बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करेंगे? ज़्यादातर हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि बच्चे को ज़्यादातर आसानी होता है ट्रू एंड फॉल्स में आसानी होता है। तो आप देखेंगे कोई भी आप NCERT का बुक्स ले लीजिए कि आपको ट्रू फॉल्स का ही कंटेंट ज़्यादा दिया हुआ है, ज़्यादा MCQ नहीं देता है बच्चों को। क्या अभी वो नर्सरी क्लास के बच्चे लोग को ये पेपर 1 से रिलेटेड पर्सन है, तो इसलिए ज़्यादातर पर्सन क्या करते हैं, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, इन ट्रू फॉल्स का ऑप्शन को ही ज़्यादा चॉइस करेंगे, ठीक है। ये तो द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग से क्या रिलेटेड होगा? इन ट्रू फॉल्स टर्म जो क्वेश्चन बनेगा उससे रिलेटेड होगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चौथा नंबर प्रश्न पूछा है द रिसर्च कॉन्सर्न विद द स्कूल प्रॉब्लम कैरीड ऑन बाय द स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव द स्कूल प्लान। अब यहाँ का देखिए ये पूछ रहा है कि आपसे 4 नंबर जो है, 4 नंबर जो पूछ रहा है आपसे कि ये पूछ रहा है कि स्कूल प्लान से रिलेटेड है। अब स्कूल प्लान से रिलेटेड क्यों पूछ रहा है? रिसर्च कॉन्सर्न विद द स्कूल प्रॉब्लम, स्कूल अब रिसर्च जो स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है ऑन या बाय द स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव द स्कूल लेसन प्लान के से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल रिसर्च दिया हुआ है, क्या हम लोग उसको रिसर्च करके देखेंगे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वक्त बहुत कम लेता है, स्टूडेंट पे तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्या बेसिक्स रिसर्च करेंगे या एक्शन रिसर्च करेंगे। तो हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि हम लोग एक्शन, और इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है इसका कि हम लोग कुछ भी प्लानिंग करेंगे तो हम लोग पे एक्शन लेंगे, कोई भी इम्प्लीमेंट करेंगे रूल, तो हम लोग एक्शन ही के माध्यम से ही जाएंगे कि ना कि डायरेक्ट रिसर्च करेंगे ये डाल कर देंगे, नहीं, हम लोग एक्शन के पहला स्टेप क्या एक्शन के माध्यम से रिसर्च कर ही जाएंगे कि तभी इसका ये उसका सोल्यूशन निकलेगा कि इसको कैसे हम लोग रूटीन बाय पहला स्टेप कैसे है, ये पोर्शन है लेसन स्कूल का प्लान का, मैनेजमेंट का ये पार्ट्स है, ये कैसे टीचर को मैनेजमेंट को ऑपरेट करेंगे, कैसे स्टूडेंट का ऑपरेट करेंगे, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये एक्शन प्लान के माध्यम से होगा जो मैनेजमेंट कमेटी इसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्शन रिसर्च, ठीक है गाइस। इसका 3 नंबर आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि appropriate method for the establishment of the formulae in the mathematics is। अब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि आप हम लोगों को पूछा है कि कोई भी फार्मूलाई मतलब मैथमेटिक्स के लिए एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो इसमें लिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखना है हम लोगों को कि ऑप्शन दिया हुआ इंडक्शन, प्लानिंग, सिंथेसिस एंड नन ऑफ दिस। आप देखिए यहाँ पर समझ पहले कहा है कि यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आपसे कि फार्मूलाई ऑफ इन द मैथमेटिक्स या फार्मूलाई ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पूछा गया। तो फार्मूला मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे हैं कि हम लोग क्या कहेंगे पहले इसको पहले कोई भी फार्मूला को हम लोग करेंगे तो सॉल्व करने के लिए या फार्मूला देंगे तो हम लोग उसको क्या है कि फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। ये फैक्ट ये फार्मूला दे रहे हैं तो इस फैक्ट से क्या सोल्यूशन मिल रहा है हम लोगों को, तो क्या सोल्यूशन मिल रहा है कि क्या सोल्यूशन हमको इससे मिल रहा है स्टूडेंट को देने पर। तो हम लोग क्या है कि प्लानिंग तो नहीं करेंगे, क्या इंडक्शन आपका ये ऑप्शन आंसर होगा कि हम लोग प्लानिंग भी नहीं करेंगे और सिंथेसिस भी नहीं करेंगे, ठीक है, बनाएंगे भी नहीं। हम लोग क्या इसका फैक्ट से रिलेटेड ये फार्मूला देने पर एस्टेब्लिशमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट बोला आपका, एस्टेब्लिशमेंट बोला है तो इम्प्लीमेंट करने बाद तो इंडक्शन आपका हो रहा है कि ये फैक्ट से रिलेटेड है, डिटेल फैक्ट, इसको डिटेल फैक्ट बताएगा। ये जो पोर्शंस है, ये जो पोर्शंस है आपका
ये डिटेल्ड फैक्ट्स को इंडिकेट्स करेगा। ठीक है गाइस, तो ये इसीलिए ये जो डिटेल फैक्ट है एस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा आपका ये 1 नंबर। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेरिस्को इज, अब हेरिस्को का एक टर्म्स है, ये आपका साइकोलॉजिकल टर्म्स है। तो हेरिस्को का मीनिंग क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे टू नो, टू लर्न, टू थिंक एंड टू फाइंड आउट। आप यहाँ पर देखेंगे कि हेरिस्को का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग हेरिस्को का मीनिंग देखेंगे तो हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि जनरल फॉर्मुलेशंस होता है, ये जनरल फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जनरल फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है, जनरल फॉर्मुलेशन से ये पार्ट रिलेटेड है। आप जनरल फॉर्मुलेशन क्या इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको गाइड करते हैं, टू गाइड से रिलेटेड है। तो जो टू गाइड है, अब जनरल फॉर्मुलेशन बोल दिया। जो जनरल फॉर्मुलेशन मतलब क्या होता है कि टू फाइंड आउट, कि जो फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहें इसको, हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टू गाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, हेरिस्को जो है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। तो क्या होगा हम लोग का ये पोर्शन आंसर होगा कि टू फाइंड आउट तो क्या इसका इन्वेस्टिगेशन से ये रिलेटेड प्रोसेस है हेरिस्को। ठीक है गाइस, इसको रिमेंबर रखें। हैं, वीडियो को लाइक करते चलें, दोस्तों को शेयर करते चलें। इन सब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप 7 नंबर प्रश्न के द फॉर्म ऑफ ड्रिल वर्क, द फॉर्म ऑफ ड्रिल वर्क मतलब काम करते रहना, ड्रिल करते रहना। अब ड्रिल वर्क क्या है, कि अब इसमें क्या है कि ओरल भी एक ड्रिल वर्क है, होम वर्क भी एक घर का एक तरह ड्रिल वर्क है, रिटर्न का ये भी एक ड्रिल वर्क है। ड्रिल करना साइकोमोटर्स है, साइकोमोटर से मुंह से बोलना, हाँ घर पर काम करना, रिटर्न हाथ से लिखना, ये तो ड्रिल वर्क है ना। तो ड्रिल वर्क क्या होगा, ऑल ऑफ दिस ये रिलेटेड आंसर होगा। ठीक है गाइस, 4 नंबर इसका द फॉर्म ऑफ ड्रिल वर्क मे बी ये द 4 ऑप्शंस। ठीक है, ये 4 नंबर ऑल ऑफ दिस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है द यूनिट प्लांट शुड बी। अब 8 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि यूनिट प्लांट शुड बी क्या होना चाहिए आपका हिसाब से। ये यूनिट प्लान इससे पहले हम लोग लिस्ट में बता चुके हैं, क्या ये कहा है कि ये पार्ट में बताते हैं, तो ये कहा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक, हाँ ये भी सही होगा। द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फैमिलियर टॉपिक, टीचर उससे पूरा फैमिलियर होना चाहिए। अब इसका प्रोवाइड ए वैरायटी, अब प्रोवाइड ए वैरायटी मतलब क्या है कि उसको वेरिएट टाइप का एग्जाम्पल दिखलाएंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड करेंगे इसका। तो ये चारों पोर्सन, ये तीनों पोर्सन सही हो रहा है। फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए एंड कंसिस्ट ऑफ द फैमिलियर टॉपिक्स भी होना चाहिए एंड प्रोवाइड द वैराइटीज। द ऑल ऑफ द अबव इज इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड टू। ठीक है गाइस, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड्स। अब द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड्स पूछा है, इसमें कौन सा 9 नंबर जो प्रश्न है, ये जो 9 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पर कि मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड्स जो कि कौन सा इसमें इंपॉर्टेंस है, कि यहाँ एक नॉन प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं या नॉन प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं या डायरेक्ट एक्सपीरियंस या नॉन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर रिमेंबर गाइस हैं, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग बोला है और विथ एड बोला है, टूल्स के साथ, एड्स में टूल्स हो गया। तो हम लोग क्या है, सबसे अच्छा है कि हम लोग इसको कुछ भी करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से इसका सोल्यूशन करेंगे। क्या डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है इज मोर वाइटल, इम्पोर्टेंस है। अब डायरेक्ट एक्सपीरियंस में क्या है कि बच्चे को डायरेक्ट इसको तरीके से को रिलेट करेंगे इस सब टॉपिक को, क्या टॉपिक कैसे जब कुछ भी लेसन पढ़ा रहे हैं या कुछ भी यूनिट पार्ट पढ़ा रहे हैं उसको डायरेक्ट रिलेशन करेंगे, उसको स्टूडेंट और टीचर के साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, नहीं उसको ना कि उसको गैप करेंगे, नहीं कि उसको डायरेक्ट इसको एक्सपीरियंस करके उसको बताएंगे कि ये कंटेंट इस पार्ट से रिलेटेड है, आप इसको किस तरह माइंड में ले रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस इसमें क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन डायरेक्टली तौर पर होकर फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होगा। ठीक है गाइस, इसका आंसर होगा 3 नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग द इंटरएक्टिव स्टेज। अब इंटरएक्टिव स्टेज बोला, समझने की कोशिश करिए कि इंटरएक्टिव स्टेज में क्या है, कि आप लोगों को 10 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि इंटरएक्टिव स्टेज समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या बोला, इसमें क्या चीज़ होना चाहिए। टू रियलाइज द ऑप्शन दिया हुआ है, टू रियलाइज द साइज ऑफ द क्लास, टू डायग्नोस द डिफिकल्टीज, टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए समझने को दिए कि हम लोग क्या है कि इंटरएक्टिव स्टेज बोला है,
तो इंटरसेप्शन में क्या करते हैं कि हम लोग क्लास को रियलाइज़ करेंगे, कि ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस तरह सही है ऑब्जर्वेशन ये पार्ट में। फिर डायग्नोस्टिक क्या डिफिकल्टीज अराइजेज हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर में, उसको इंटरफेस यहाँ देखिए टीचिंग से पूछा है पार्ट, ये पूरा मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग पूछा है। इंटरफेस आपको पता टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टीचर स्टूडेंट किस चीज़ पर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैथ्स का पार्ट पढ़ रहे हैं या साइंस का पार्ट पढ़ रहे हैं या ABS पार्ट पढ़ रहे हैं, उस पार्ट में उसको क्या चीज़ का उसको प्रॉब्लम कर रहा है, या ये कुछ सॉल्व नहीं कर सक रहा है, या कुछ उसका डेफिनेशन को नहीं समझ रहा है, या उसका ऑब्जर्वेशन को नहीं समझ सक रहा, इसको ऐसे ऐसे कर उसको हम लोग इसको क्लियरफाई करेंगे। तो यहाँ का ऑल ऑफ द अबव इज एक्स, इसका आपका आंसर होगा। क्या द मेन फंक्शन ऑफ द टीचिंग ड्यूरिंग द इंटरेक्टिव स्टेट, ये तीनों पोर्शंस होगा कि रियलाइज भी करेंगे, डायग्नोसिस को डिफरेंटिव भी करेंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे स्टूडेंट के साथ। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। अब 11 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि द मैथमेटिक्स इज ए वे टू सेटल इन द माइंड द हैबिट ऑफ रीजनिंग हैज बीन सेड बाय। अब यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये चीज़ जो कमेंट्स है, द मैथमेटिक्स इज द वे टू सेटल इन द माइंड द हैबिट ऑफ रीजनिंग, वो दिमागी तौर पर बैठ जाता है कि उसको करने का रीजनिंग के मेथड्स में। तो अब ये इस चीज़ को किसने बोला था, ये जो है ये जो कमेंट्स है इसको किसने कहा था। तो अब इसका कमेंट्स आप देखेंगे, हम लोग पहले पढ़े थे कि इसका जो 11 नंबर का आंसर है तो आप लोगों का लॉक, जॉन लॉक ने इसको कहा था। अब जॉन लॉक का देखेंगे कि जॉन लॉक ने क्या बोला था, मेक्स द माइंड मैन एजुकेशन लिखा हुआ था ना, पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे ना कि एजुकेशन मेक्स द माइंड एंड टबुला रसा मतलब एम्प्टी वेसल्स, एम्प्टी माइंड, टबुला रसा पढ़े थे ना हम लोग, सब याद रखेंगे, रिमेंबर है ये सब। इसका जॉन लॉक का पार्ट्स है, जो टबुलर रसूला है तो मैंने एम्प्टी माइंड था, उसको एक्सपीरियंस कर सॉल्व करता था। क्या बोला, द माइंड द हैबिट ऑफ रीजनिंग, यहाँ पर होगा जॉन लॉक ने इसको आंसर दिया, ये इसको कमेंटेड था। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि नॉन टू अननोन। अब देखिए यहाँ समझने को करिए, नॉन टू अननोन इज एडवांस इन विच मेथड। ये जितना भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएं इससे बिफोर, क्वेश्चन से पहले, वो उसी से मैं रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हो, जो इंपॉर्टेंस है, जो टेट में आ चुका, बार बार रिपीट हो चुका है, यही चीज़ रिपीट होता है। बस आप इसको समझने को, इसको बेसिक फंडामेंटल को समझने की कोशिश करिए, फिर आपको कोई भी प्रश्न होगा टेट से रिलेटेड आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ 12 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि बोला है, समझने की कोशिश करती, नॉन टू अननोन इज एडवांस इन विच मैथड। यहाँ मैथड पूछा है, तो ठीक है, तो आप देख समझिए, डिडक्टिव मैथड पर मत चले जाइएगा, सिंथेसिस मैथड है, डिटरमिनेंट, इंडक्शन, एनालाइसिस। यहाँ पर क्या हम लोग क्या है प्रॉपर समझने की कोशिश कि अननोन है, अननोन से हम लोग जा रहे हैं नॉन पार्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, समझेंगे क्या चीज़ इसका ये पार्ट बोल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या करें हम लोग, एनालिसिस करते हैं पार्ट को कि कैसे होता है ये साथ, एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये आंसर होगा एनालिसिस। ये पार्ट क्या है, जो नॉन टू अननोन, अननोन टू नॉन में जा रहे हैं, तो इस पार्ट को हम लोग एनालिसिस से ही माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि विच इच विद द एडवांस, मैंने में इसका एडवांस है इसी तरीके से। फिर बाद में जब मेथड आएगा, जो एग्जाम्पल उदाहरण आएगा, तब इसको हम लोग फिर डिडक्शन मेथड से समझेंगे। मगर यहाँ पर बोला है कि नॉन टू अननोन से इज एडवांस, यहाँ पर कम रिलेटेड क्लोज क्वेश्चंस है, ये जो पार्ट्स है ना क्लोज क्वेश्चन, इससे भी रिलेटेड है, मगर यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर इसका ये होगा, आपका एनालिसिस होगा, आपका रिमेंबर रखिए 4 नंबर आंसर। ठीक है गाइस, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है 13 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड विद द टीचर। अब टीचर का कौन सा इसमें कौन सा काम नहीं है, टीचर का कौन सा काम नहीं है, देखते हैं हम लोग। टीचर का है, टीचर प्लानिंग करता है, कोई चीज़ पढ़ाने के लिए पढ़ाता है, आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो टीचर का प्लानिंग करता है, सही, गाइडेंस करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और टीचिंग भी करता है। अब ये क्या है, बडेज, यहाँ पे बजट दिया हुआ है। अब जब बजटिंग दिया हुआ है तो आप बजटिंग का आप देखिए कोशिश करें, बजटिंग तो करता नहीं है टीचर, कि ये पोर्शन जो नॉट रिलेटेड बोला हमसे, तो नॉट रिलेटेड क्या होगा आपका, सब पोर्शन में नॉट रिलेटेड पार्ट जो है ये
बजट से रिलेटेड है, बजटिंग ये पोर्शन नहीं होगा इस पोर्शन। तो ये आपका आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। चौदह नंबर जो प्रश्न है कि CEE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग। अब एलिमिनेटिंग बोला है, एलिमिनेटिंग मतलब हटाना, तो आप एलिमिनेटिंग पार्ट्स पूछा है आपका 14 नंबर प्रश्न। आप 14 नंबर प्रश्न में समझने की कोशिश करिए कि सेल्फ स्टडी हम लोग कंटिन्यूअस जो पढ़े थे इसमें क्या है कि इसमें का 3 पार्ट होता था, 3 पार्ट लगा था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अब इसमें का लर्निंग से रिलेटेड है, तो ठीक है, तो लर्निंग से रिलेटेड है, पढ़ने से रिलेटेड है। सेल्फ स्टडी दिया हुआ है, रेगुलर स्टडी दिया हुआ है, तो मगर मेमोराइजेशन तो नहीं के पार्ट में दिया हुआ था, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, ये 1 नंबर जो है तो सी हेल्प इन एलिमिनेटिंग क्या मेमोराइजेशन को हटाता है, मेमोराइजेशन हटाता है। क्यों हटाता है कि यूनिट पार्ट को ऐसे ऐसे कर सोल्व करते हैं, टर्म टेस्ट करते हैं, फिर सेमेस्टर टेस्ट करते हैं, फिर एनुअल प्रोसेस होता है और चाइल्ड का रैंकिंग करते हैं, इस तरह करके होता है। मेमोराइजेशन जो है वो पार्ट्स को हटाएगा, तो एलिमिनेटिंग है निकाल देता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर जो होगा इसका 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ का 15 नंबर जो प्रश्न है, इन द स्कोप ऑफ द एजुकेशनल डायग्नोसिस इज यूज मेड ऑफ। अब यहाँ पूछा गया द स्कोप ऑफ एजुकेशनल डायग्नोसिस पूछा है। एजुकेशनल डायग्नोसिस में क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया हुआ है। अब हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं पहले क्या है कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल डायग्नोसिस। अब स्कोप ऑफ एजुकेशनल डायग्नोसिस में क्या है कि पहले के पार्ट से इसमें 3 यहाँ पर इंटरव्यू, इसमें क्या है कि हम कोई भी चीज़ का डायग्नोसिस करेंगे, कोई चीज़ का डायग्नोसिस करेंगे, तो कोई भी चीज़ का डायग्नोसिस करेंगे। यहाँ पर क्या है कि हम लोग पहले पार्ट्स में इंटरव्यू देख लेते हैं कि अभी कुछ चीज़ उससे मैंने हूबहू होंगे, उससे क्या है, उससे क्या क्या चीज़ मिल रहा, उसके नहीं मिल रहा। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ओके डायग्नोसिस कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन भी पार्ट होगा। फिर उसके बाद जो सब कुछ पता चल जाएगा ऑब्जर्वेशन के बाद, यह है इसमें स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम्स है, तो फिर उसको डायग्नोस्टिक करके टेस्ट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लास्ट में टेस्ट पोर्शन होगा। तो ये 4 नंबर आपका आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस, ये तीनों पोर्शन इंक्लूड हो रहा है कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल डायग्नोसिस से रिलेटेड, तो डायग्नोसिस से रिलेटेड हो रहा, तो ये चारों पोर्शन में देखेंगे तो आपका ये 4 नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब लिखा हुआ है प्रोग्नोसिस हैज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज। 16 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, देखिए अभी हम लोग पहले पढ़े थे डायग्नोसिस, ठीक है, अभी आ गया प्रोग्नोसिस। दोनों का समझने की कोशिश करिए। प्रोग्नोसिस क्या है कि कितना एबिलिटी है उस काम को कर सकता है। ये प्रोग्नोसिस जो है स्टूडेंट का एबिलिटी बताता है, ठीक है, उसको कितना एबिलिटी बताता है कि वो स्टूडेंट का एबिलिटी बताता है कि कैसे वो कर सकता है। ठीक है, और डायग्नोसिस क्या है कि उसका कोई पार्ट या कोई चीज़ नहीं कर सक रहा है, उसको हम लोग डायग्नोसिस करके टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों का अंतर याद रखेंगे, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या है, उस बच्चे का एबिलिटी कितना देरी में कर सकता है। ठीक है, और डायग्नोसिस क्या हो गया, उस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं, कैसे रिमीडियल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ आपका, हम लोग समझते हैं। ऑप्शन दिया हुआ द क्लासिफिकेशंस, फिर दूसरा दिया हुआ प्रमोशंस एंड द ग्रेडेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सिलेक्शन। अब यहाँ हम क्या बोलते हैं एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है कि आप बहुत तरह के स्टूडेंट्स होगा, उसमें एबिलिटीज होगा। ठीक है, आप यहाँ पर एबिलिटीज़ देखते हैं प्रोग्नोसिस में, तो एबिलिटीज़ भी सही आ रहा है, उस कंटेंट में इंक्लूड हो रहा प्रोग्नोसिस में। प्रमोशन एंड ग्रेडेशन ऑफ द स्टूडेंट एबिलिटीज़ में वही इसी का पार्ट से, क्लासिफिकेशन से ही पार्ट से रिलेटेड है। ये होगा अनसिलेक्शन, इसका बस सिलेक्शन करते हैं कि एबिलिटी कौन कौन सा स्टूडेंट का एबिलिटी है। ये 4 नंबर आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों पॉइंट इंक्लूड हो रहा है इसमें। ठीक है, ये प्रोग्नोसिस का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, ये तीनों पार्ट इंक्लूड हो रहा। ठीक है, ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब 17 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, द इन द इंसिडेंशियल कोरिलेशन द मेन रोल ऑफ टीचर। अब इन द इंसिडेंशियल कोरिलेशन द मेन रोल ऑफ टीचर्स। अब 17 नंबर जो पूछा हुआ है इंसिडेंटल कोरिलेशंस। अब इंसिडेंशियल कोरिलेशन पूछा है, द मेन रोल ऑफ द टीचर्स। तो अब यहाँ पर देखना है कि टीचर का मेन को रोल्स क्या है।
तो इसमें देखना है कि यहाँ पर मेन रोल्स में आपका टीचर ही होगा, कि जो टीचर एक ऐसा माध्यम है, जो ऐसा एक मीडिएटर है, जो इन्वायरमेंट्स, जो स्टूडेंट्स, जो स्कूल का लेसन्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, या उसको यूनिट से समझिए, और या स्कूल का गार्जियन, वो जो स्टूडेंट्स है वो उससे को रिलेटेड होता है। तो ये जो पोर्शंस है टीचर्स, ये इन्फ्लुएंस का को रिलेशन से काम करेगा ये पोर्शंस, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ पर हम लोग का इसका आंसर होगा द इंसिडेंटल को रिलेशन द मेन रोल ऑफ टीचर। ऑथर तो होगा नहीं, देखिए समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, ऑथर तो होगा नहीं, हम इसका आंसर टीचर नहीं बताया, ऑथर तो होगा नहीं, क्योंकि कोई पुस्तक लिखने वाला ऑथर तो कोरिलेशन तो नहीं कर सकेगा। प्लानर कुरिकुलम वही करेगा जो मैनेजमेंट पार्ट से रिलेटेड है। एंड पेरेंट्स, तो पेरेंट्स आपका ये हो गया पार्ट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेन जो है ये आपका टीचर थी जो कोरिलेशन करेगा। कोरिलेशन किससे किससे कर रहा, आपका इससे भी कर रहा, इससे भी कर रहा और इससे भी कर रहा। तो कोरिलेशन तीनों से बात तो कौन कर रहा है, ये टीचर कर रहा है। ये आपका आंसर हुआ 1 नंबर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 18 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल मे बी। अब यहाँ बोलते कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स टर्म में। आप कोई भी टर्म समझिए, कोई भी उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई भी एक वेरिएबल्स पार्ट्स है, ठीक है। अब वेरिएबल पार्ट्स है टीचर के लिए, तो आप टीचर्स में देखेंगे कि एक बच्चे एक पॉजिटिव तरीके से भी चलता है, एक नेगेटिव तरीके से भी चलता है। एक बच्चे बहुत तरीके से कंटेंट को ले रहे हैं और कंटेंट को इसको कंटेंट को नहीं ले सक रहे हैं। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव पार्ट भी आ रहा, एक पोर्शन में क्या आ रहा आपका पोर्शन में आ रहा एक पॉजिटिव पार्ट भी आ रहा, एक नेगेटिव पार्ट भी आ रहा है। नेगेटिव पार्ट में जो इसे नहीं ले सक रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स में भी, तो आपका 1 और 2 माने ये आपका 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1 और 2, इसमें हो गया अब बोथ एस्पेक्ट्स हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि बहुत आसान सा प्रश्न है, ये चुटकी में आप लोग सॉल्व करते हैं। मैथ हाईली कोरिलेटेड, मैथ हमको मालूम है, आप मैथ कौन सा रिलेटेड है, पाथ फिजिक्स से, फिजिक्स से। जूलॉजी एंड बॉटनी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री भी समटाइम बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है, और समटाइम फिजिक्स और समटाइम मैथ से भी रिलेटेड है। मगर आपको पूछ दिया कि आपको कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो भाई तो उनका तो सबसे पहले होगा फिजिक्स। फिजिक्स जो पोर्शंस है इसमें ग्रेविटिकल पोर्शंस दिया हुआ है, ग्रेविटिकल पोर्शंस है, बहुत सा फार्मूला है, बहुत सा लॉगरिथम्स है। अब फिजिक्स में क्या है, लॉगरिथम दिया हुआ रहता है, तो लॉगरिथम कहाँ से आता है, मैथमेटिकल पोर्शन से आता है। इसीलिए ये इसका आंसर होगा आपका फिजिक्स, ठीक है गाइस, 3 नंबर इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब दिया हुआ द 5 स्टेप सिस्टम ऑफ द लेसन प्लानिंग वाज स्टार्टेड बाय। अब यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर देखिए 5 स्टेप पूछे थे, तो 5 स्टेप कौन दिया था, तो 5 स्टेप जो दिया था जॉन फेडरर हार्बर्ट ने दिया था। जॉन फेडरर हार्बर्ट ने 5 स्टेप दिया था। 5 स्टेप क्या दिया था आपका 5 में प्रिपरेशन है, आपका प्रेजेंटेशंस है, आपका सिमुलेशंस है, जनरलाइजेशंस है, और लास्ट में एप्लीकेशंस है। ये 5 स्टेप इसने दिया था, ठीक है। रिमेंबर रखेंगे 5 स्टेप इसने दिया था, जिसमें आपका पहला पोर्शन प्रिपरेशंस है, दूसरा प्रेजेंटेशंस है, फिर एस्टिमेशंस है, चौथा आपका जनरलाइजेशंस है, पांचवा आपका एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन जो पार्ट है स्टूडेंट से रिलेटेड है, बाकी चारों पार्ट टीचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका हार्बर्ट ने आपका आंसर होगा। 5 नंबर का जो है 5 स्टेप सिस्टम जो लेसन प्लानिंग को जो दिया था हार्बर्ट ने दिया था, ठीक है गाइस, रिमेंबर रखें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 21वां नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ द डेली लेसन प्लानिंग इंक्लूड्स। अब डेली लेसन प्लानिंग इंक्लूड्स क्या करता है, कि हम लोग डेली लेसन प्लान इंक्लूड में क्या करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए कि हम लोग डेली लेसन जो प्लानिंग बनाते हैं इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सा पार्ट होगा, कि हम लोग क्या कोई भी डिटरमाइन का तो ऑब्जेक्टिव रखते हैं, स्टूडेंट को कौन सा चीज़ पढ़ाएंगे तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, और सिलेक्शन ऑफ कंटेंट भी करते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर इसको डिटरमाइन कौन सा मेथड के माध्यम से इसको पढ़ाएंगे। तो ये तीनों मेथड इंक्लूड हो रहा है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड मेथड्स यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एंड मेथड्स ये तीनों चीज़ इंक्लूड हो रहा है, तो ये इससे डेली लेसन प्लान में हम लोग करते हैं। तो ये आपका आंसर होगा 4 नंबर,
तो ऑल ऑफ द अबव ये तीनों मेथड यूज होता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं 22वां नंबर प्रश्न। 22वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि द मैथमेटिक्स इज अ मिरर ऑफ द सिविलाइजेशन हैज बीन टोल्ड। अब ये देखिए ये कमेंट्स है, ये कमेंट जो दिया हुआ है, द मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ द सिविलाइजेशन, इसको किसने कहा था? तो इसको मैथमेटिक्स सिविलाइजेशन मिरर जहाँ पूछ दिया, मिरर से रिलेटेड आ गया। मैं इसको आप अगले टॉपिक में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा कि बहुत से जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो छूट रहा है नेपोलियन से प्लेटो एंड हॉगबेन, ये सब पार्ट मैं जरूर पढ़ाऊंगा। जब मिरर से जब कुछ पार्ट आ गया और सिविलाइजेशन से भी कुछ भी पार्ट आ गया, तो आप मैथ का जब पेडागोजी पढ़ेंगे तो आप इसको डायरेक्ट आंसर देंगे हॉगबेन, डायरेक्ट उसको आंसर देंगे हॉगबेन, ये आपका हॉगबेन आंसर्स होगा। ठीक है, कि ये हॉगबेन ही जो एक ऐसा पर्सन है जिसने सिविलाइजेशन का दिया था कि मैं एक आईना है उन्होंने सिविलाइजेशंस के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आंसर आपका होगा हॉगबेन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। अब नेक्स्ट पर्सन में दिया हुआ है मेन स्टेप ऑफ करिकुलम्स कंस्ट्रक्शन इज, मेन स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज क्या होगा? द फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम मटेरियल्स एंड ऑल आर ऑफ द अबव। और यस ऑब्वियसली आपका 23 का ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या है, दोबारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड चेंज कर दिया, कल पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो मेन स्टेप पूछा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव भी रखते हैं, कंटेंट भी रखते हैं और मटेरियल्स का है, ऑर्गेनाइजेशन क्या रखते हैं वो भी रखते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं, आसान सा प्रश्न था, ये 4 नंबर आपका आंसर होगा। 23वां नंबर प्रश्न का 4 नंबर आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न। अब 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है विच टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन मे बी यूज फॉर द गाइडेंस पर्पस। यहाँ पर गाइडेंस पर्पस से पूछा है, द गाइडेंस पर्पस आपको 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो गाइडेंस पर्पस से पूछा है कि हम लोग गाइडेंस करते हैं, गाइडेंस में क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए 2 मेथड दिया हुआ है, CRT एंड NRT। हम दोनों मेथड के बारे में डेफिनेशन बता चुके हैं। CRT इज मोस्ट इम्पोर्टेंस है, CRT मेथड को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, मगर क्या है कि आपको यहाँ पर प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जा रहे हैं। तो गाइडेंस पर्पस जब बोला है, तो गाइडेंस पर्पस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टीचर को, हम लोग स्टूडेंट को क्या करते हैं? हम लोग रैंकिंग के माध्यम से लेकर चलते हैं, गाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स को हम लोग को गाइडिंग करके चलते हैं कि रैंकिंग लाना है, कैसे कैसे लाना है, ये मार्क्स कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप इसको करना है और सोल्यूशन करने के बाद उसको फिर उसमें इसको डिस्क्रिमिनेट होता है, ये मेथड डिस्क्रिमिनेट करता है, मगर इसमें क्या हम लोग गाइड करके मेथड से ही बता रहे हैं। तो ये आपका आंसर 2 नंबर आंसर होगा। कि 2 नंबर का आंसर होगा NRT, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, है तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आपका ये आंसर होगा 2 नंबर का आएगा, गाइडेंस पर्पज से रिलेटेड से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया जो कैटेगरी ऑफ द मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड्स। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, सवाल को ही समझने की कोशिश करिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, आप ऑप्शन समझ जाइए, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप पर। तो कैटेगरी ऑफ मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड्स, जो एक्सेप्शनल बोला है यहाँ, मेंटली यहाँ बोला, पहला बोला मेंटली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंक्लूड्स। अब यहाँ पर पूछा है कि आपको जो मेंटली एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स है कि यहाँ पर क्या होगा। तो समझने की कोशिश करिए कि मेंटलिटी एक्सेप्शनल, यहाँ पर समझिए कि इसमें क्या इंक्लूड्स बोला, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। तो ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, ओनली क्रिएटिव चिल्ड्रन, ओनली मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूछा है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन से रिलेटेड बोला, तो यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल चिल्ड्रन को छोड़कर, नॉर्मल स्टूडेंट्स को छोड़कर, नॉर्मल स्टूडेंट्स को छोड़कर जितने भी हैं वो सब इससे रिलेटेड है, ये एक्सेप्शनल पोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा गिफ्टेड चिल्ड्रन में, एक क्लासरूम में क्या गिफ्टेड चिल्ड्रन भी रहता है, एक क्लासरूम में क्या गिफ्टेड चिल्ड्रन भी रहता है, क्रिएटिव चिल्ड्रन भी रहता है, मेंटली रिटार्डेड दिमागी तौर पर कमजोर भी चिल्ड्रन भी रहता है। ये तीनों पोर्शंस आपका रहता है, ये आपका 4 नंबर आंसर हुआ। ठीक है गाइस, ये आपका 25वां नंबर प्रश्न का आपका 4 नंबर आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं 26वां नंबर प्रश्न। तो 26वां नंबर प्रश्न जो है विच इज द प्रॉब्लम सेंटर एंड डेमोक्रेटिक टेक्निक। अब कौन सा इसमें बोल रहा है कि प्रॉब्लम सेंटर है और डेमोक्रेटिक टेक्निक्स है। तो डेमोक्रेटिक टेक्निक का ड्रिल वर्क तो होगा ही नहीं, हम लोग बच्चों को तो ड्रिल वर्क करवाते नहीं है कि प्रॉब्लम सेंटर एंड डेमोक्रेटिक, और होमवर्क भी नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दिस भी इसमें पूरा सब नहीं होगा। इसमें केवल एक तो पार्ट होगा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है कि जो एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें प्रॉब्लम सेंटर एंड डेमोक्रेटिक टेक्निक, ये ऐसा टेक्निक है ब्रेन स्टॉर्मिंग कि ऐसा टेक्निक है कि इसमें हम लोग ग्रुप के माध्यम से कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेंटर कोई भी प्रॉब्लम दे दिया, अब उसमें क्या है कि सब स्टूडेंट मिलकर
एक प्रॉब्लम के ऊपर बस सोल्यूशन निकालने के लिए मेनी सोल्यूशन निकालते हैं, मेनी सोल्यूशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड होगा आंसर जो, तो मेनी सोल्यूशन जो मिलेगा उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर सेंटर है डेमोक्रेटिक टेक्निक, बेस्ट टेक्निक क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, आपका 27वां नंबर प्रश्न। तो 27वां नंबर जो प्रश्न जो दिया हुआ है, कहते हैं द फंक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स टीचर्स। अब मैथमेटिक्स टीचर्स का क्या फंक्शन होना चाहिए, आपसे प्रश्न पूछा। तो मैथमेटिक्स टीचर क्या, एक टीचर भी है, टीचिंग भी कर, पढ़ाते भी हैं, सही, एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्ट लेते हैं, मीटिंग जो भी होता है स्कूल का सिस्टम पर, तो उसको भी वो जो क्रिया होता है, प्रोग्रामिंग होता है, उस पर पार्ट। डिपार्टमेंटल वर्क जो हो उसका अपना डिपार्टमेंट, जो अपना जो कंटेंट का पार्ट से जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है मैथ का टीचर, वो अपना डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो ऑल ऑफ द दिस इसका आपका आंसर होगा, 4 नंबर आंसर आपका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 28वां नंबर पर। 28वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, द टीचर यूजेज द टेक्स्ट बुक्स टू फुलफिल हिज नीड फॉर। अब टीचर जो यूज़ करेंगे, क्या बोला कि यूज़ द टेक्स्ट बुक्स द फुलफिल। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्या है, ऑल टाइप ऑफ वर्क बुक होना चाहिए। अब ऑल टाइप वर्क बुक, उस वर्क बुक में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, आप क्या रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, इसका माने कि कोई भी बुक्स होगा तो इसका रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए ना, कि कहाँ से ये बुक्स निकला, या कहाँ से कंटेंट निकला, कहाँ से ये फार्मूला निकला, रेफरेंस मटेरियल। असाइनिंग ऑफ द होमवर्क, बच्चे का होमवर्क से भी रिलेट होना चाहिए। हम कुछ कंटेंट पढ़ाएं, अब उसका टेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं है तो बेकार है, तो टेक्स्ट एक्सरसाइज होने से क्या होगा, बच्चे में उसका ड्रिल आएगा, और ड्रिल कहाँ से होगा, होमवर्क से होगा, तो बच्चे का असाइनमेंट हुआ। तो ये चारों फीसद जो है ये पोर्सन आपका चारों से रिलेटेड है, तो ये आपका आंसर होगा 4 नंबर, ऑल ऑफ द दिस ये आपका एंट्रेंस हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर्सन पर। अब नेक्स्ट नंबर पर्सन दिया गया, व्हाट एवर द डिटेल्स ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड आवर मेन टास्क शुड बी हेल्प ए पार्टिकुलर चाइल्ड इन बिकमिंग। अब यहाँ पर देखिए 29वां नंबर जो प्रश्न पूछा है कि आपका कि इसमें कौन सा इसका पार्ट होगा, तो आप समझने की कोशिश करिए। तो व्हाट एवर द डिटेल्स ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, अब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोला है, समझने की कोशिश करिए। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन तो नॉर्मल चिल्ड्रन, हम आवर मेन टास्क शुड बी हेल्प टू पार्टिकुलर चाइल्ड इन बिकमिंग। बिकमिंग देखा फिजिकली फिट होगा नहीं, इमोशनली स्टेबल ये भी नहीं होगा। आप क्या लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ये भी नहीं होगा। हाँ, ये 4 नंबर देखिए, एडिक्वेट द एडजस्ट टू हीज इन्वायरमेंट, कोई को एडजस्ट करेगा इन्वायरमेंट से। तो यहाँ पर जितना भी जो पोर्शन दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एडिक्वेटली एडजस्ट टू हीज इन्वायरमेंट। यहाँ पर क्या कहें कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस है, नॉर्मल चिल्ड्रंस है, क्या कि जो नॉर्मल चिल्ड्रंस है वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा वो उससे मैंने असर करेगा, ठीक है, असरअंदाज होगा। इसे एडुकेटली एडजस्ट टू हिज एनवायरनमेंट, ये 4 नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग शॉर्ट तरीके से चल रहे हैं। अब यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, तो CCE 30 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है कि CCE एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ, अब कौन सा ये पार्ट्स होगा, स्कॉलस्टिक एरिया, इंडिविजुअल एबिलिटीज, नॉन स्कॉलस्टिक एरिया, ऑन ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, स्कॉलस्टिक एरियाज भी CC क्या है, स्कॉलस्टिक भी करता है क्या, CC में पार्ट में होलिस्टिक पार्ट है ना जी, होलिस्टिक पार्ट से, तो होलिस्टिक पार्ट क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ओवरऑल जब डेवलपमेंट जैसे स्कॉलस्टिक भी हो गया, इंडिविजुअल एबिलिटीज हो गया, नॉन स्कॉलरशिप हो गया, एंड इस तीनों पार्ट मिलाकर ऑल ऑफ द अबव भी हो गया। तो ये आपका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। 30 नंबर जो प्रश्न का आंसर होगा, एम्फेसिस किस पर डेवलपमेंट करता है ये काम, तीनों पॉइंट पर स्कॉलस्टिक एरिया भी करता है, नॉन स्कॉलिक एरिया भी करता है, इंडिविजुअल एबिलिटी भी करता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 31वां नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है आपका पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फॉर्मुलेटेड एंड अप्लाइड इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द मैंडेलस फॉर द आर्किटेक्चरल पर्पस। तो आप यहाँ पर देखिए एक तो वर्ड आ रहा है मैंडेलस। अब मैंडेलस क्या है पहले समझने की कोशिश करिए। मैंडेलस आप देखेंगे कि मैंडेलस एक जस्ट इमेजिनरी वर्क्स है। अब मैंडेलस क्या है, मैंडेलस का मानी यहाँ के जो डिज़ाइन करना है, ज्योमेट्रिक से रिलेटेड है डिज़ाइन करना, ठीक है। अब डिज़ाइन करने से रिलेटेड है, जैसे हम लोग घर पर कल्पना बनाते हैं ना, तो उसमें एक डिज़ाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर पर्पस पूछा आपसे, तो मैं द मैंडेलस फॉर द आर्किटेक्चरल पर्पस,
तो पर्पस से रिलेटेड क्या होगा आप देखेंगे। तो मेंडलस पर्पस में क्या है कि हम लोग क्या है कि कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो उसका पर्पस क्या होगा, एक्चुअली पर्पस क्या होगा। तो हम लोग क्या है कि मैथ का पेडागोजी से रिलेटेड पढ़ा है, अर्थमेटिक्स भी नहीं होगा, ज्योमेट्री भी नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं होगा। ये आपका आंसर अलजेब्रा होगा। 3 नंबर आपका आंसर अलजेब्रा होगा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फॉर्मुलेटेड बोला है, समझने की कोशिश करिए आप डियर स्टूडेंट्स। फॉर्मुलेटेड बोला है एंड अप्लाइड बस इसी को समझने को दी इन द ड्राफ्टिंग। अब ज्योमेट्री मत समझिए, इसका जनरल मीनिंग तो अब ज्योमेट्री से डिजाइन होता है, डिजाइन से रिलेटेड होता है मेंडुलस का, मगर यहाँ पर पूछा कि फॉर्मुलेटेड एंड अप्लाइड इन द ड्राफ्टिंग ऑफ मेंडुलस। अब इसको डिजाइन करने कौन सा इसमें, तो यहाँ पर अलजेब्रा का पोर्शन यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द जैक्सन, अब 32वां नंबर प्रश्न जो है, अकॉर्डिंग टू जैक्सन द प्री एक्टिव स्टेज ऑफ द टीचिंग इज एसोसिएटेड विथ। अब प्री एक्टिव स्टेज इज किससे रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू जैक्सन के हिसाब से। तो ये भी एक पोर्शन से है, एजुकेशनिस्ट है। तो आप डिटर्मिनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्री एक्टिव स्टेज में क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन भी करते हैं, ओके, एंड डिटरमाइनिंग द कंटेंट भी करते हैं, एंड डिटरमाइनिंग द टीचिंग स्किल्स, एंड टीचिंग स्किल को भी हम लोग अपना डेवलप करके चलते हैं। तो यहाँ आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर्स होगा। 4 नंबर क्या है कि प्री एक्टिव स्टेज एसोसिएटेड विद द कंटेंट से भी है, ऑब्जेक्टिव से भी है, और टीचर का स्किल्स भी है इसमें। तो ये टीचिंग स्किल्स भी कैसे कैसे हम लोग पढ़ाते हैं उसका भी ये पार्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर्स होगा, आपका 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट इस प्रश्न का ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी इन द मैथमेटिक्स टीचिंग इज बेस्ड ऑन। अब यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग पूछा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी जो है क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, हम लोग एक ही चीज़ सीखते हैं कि ग्रुप मेथड देते हैं और उसमें एक तो अलग से एक मैंने उसका मेन ही सोल्यूशन निकलता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यही तो हम लोग पढ़े थे कंटेंट में। तो अब हम लोग 33 नंबर में देखते हैं कि 33 में देखो, और यहाँ पर देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होता है, साइकोलॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल होता है, यस ये भी होता है, क्रिएटिव थिंकिंग होता है, ये सब मिलकर स्टूडेंट ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के माध्यम के हिसाब से टीचर उसको सॉल्व करने का प्रोसेस बताते हैं, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल का मैनी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग आ जाता है ऑटोमेटिकली, जब वेरियस ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है अपना अपना आइडियाज़ देते हैं तो उसके हिसाब से क्रिएटिव थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न जो है, तो ऑन द बेसिक ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स मैथमेटिक्स टीचिंग कैन बी क्लासीफाइड। अब यहाँ पूछा है कि मैथमेटिक्स टीचिंग कैन बी क्लासीफाइड कैसे होगा। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव द बेसिक ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स टीचिंग पूछा, क्लासीफाई पूछा है कि कैसे कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये तो आपका ब्लूम से रिलेटेड हो गया, BS ब्लूम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ये पार्ट्स। अब मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्शन लेवल, ऑटोमेटिक, डेमोक्रेटिव, लेजिस्लेस एंड लेजिस्फेयर हो गया, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर पहले समझने की कोशिश किया, कॉग्निटिव थिंकिंग से हो गया, अफेक्टिव हो गया, इमोशन से रिलेटेड हो गया, साइकोमोटर डूइंग बाय हैंड से हो गया। तो मैथमेटिक्स क्या है कि हम लोग थिंकिंग करते हैं, फिर इमोशन लेते हैं, उसको सोल्यूशन करने का इमोशनली एटीट्यूड करते हैं, उस पर कैसे कैसे सॉल्व करना है, फिर लास्ट में साइकोमोटर को डूइंग इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 1 नंबर आंसर होगा। आपका जो पर्सन है ये पर्सन का आंसर आपका 1 नंबर आंसर होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 35 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, ये टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड। टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड किससे है। तो हमें यहाँ पूछा कि विद द डीप बॉन्ड, फ्रैक्शनल शेयर, इनवेगू फ्रॉम इनडायरेक्टली टू ईच अदर। तो आप यहाँ पर देखिए क्या टीचिंग एंड लर्निंग पूछा आपसे, टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड किससे है। टीचिंग और लर्निंग, पढ़ाना और यहाँ लर्निंग दोनों, ठीक है, सीखना। तो अब यहाँ पर क्या होगी, दोनों किससे रिलेटेड है, एक बॉन्ड के शक्ल में है। अब बॉन्ड के शक्ल में कैसे, मान लीजिए एक बॉन्ड है, ये दोनों तो रिलेटेड है, टीचिंग भी रिलेटेड है, लर्निंग में एक दूसरे से रिलेटेड, और एक बॉन्ड बन रहा है, किससे बॉन्ड बन रहा है, तो डीप लर्निंग, डीप बॉन्ड से ये रिलेटेड हो रहा है। एक पार्ट आप लर्निंग करते जा रहे हैं और उसको टीचिंग नहीं करवाएंगे तो इनकम्प्लीट हो गया, पास इनकम्प्लीट पार्ट हो गया ना। अब मान लीजिए हम टीचिंग करा रहे हैं और लर्नर कुछ कर ही नहीं रहा, उसको नहीं दे रहा, तो फिर ये भी इनकम्प्लीट पार्ट हो गया ना। तो कहेगा दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टीचिंग
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लर्निंग। ठीक है, तो डीप बॉन्ड से रिलेटेड से। ठीक है गाइस, ओके। अब हम लोग इसका आंसर 1 नंबर होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 36वां नंबर प्रश्न। 36वां प्रश्न, अचीवमेंट टेस्ट आर टेस्ट ऑफ मिनिमम परफॉर्मेंस, टेस्ट ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड टेस्ट ऑफ नेचुरल परफॉर्मेंस एंड टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। अचीवमेंट टेस्ट आर, अचीवमेंट टेस्ट किसी पर हम अचीवमेंट कर रहे हैं। अब 36वां नंबर जो प्रश्न है कि अचीवमेंट टेस्ट, तो अब 36वां नंबर हम देखेंगे अचीवमेंट टेस्ट में आपका कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। कोई भी स्टूडेंट अचीव किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, कम स्टेप में कोई भी चीज़ को पा लेना, कम वक्त में पा लेना, मैंने कम वक्त में, या मैंने यहाँ पर सोलो टीचिंग की है या कुछ ऐसा कुछ मैंने पोर्शन नहीं, यहाँ पर यह होगा कि अचीवमेंट टेस्ट। अब यहाँ पर मिनिमम वाला अब लो टीचिंग किए तो एक स्टूडेंट क्या है उसको अचीव कर उसका सोल्यूशन निकाल दिया। अब टीचर उसका सोल्यूशन का अचीव निकाल दिया तो क्या मिनिमम ही तो होगा परफॉर्मेंस, क्या है इसका आंसर क्या है, मिनिमम परफॉर्मेंस के माध्यम से हम लोग अचीवमेंट टेस्ट कर लेते हैं, मिनिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर होगा 36वां नंबर प्रश्न का। अब हम लोग चलते हैं 37वां नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है, द क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द आइडियाज इज डेवलप्ड बाय। आप यहाँ पर बोल रहा है कि क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी आइडियाज, तो अब यहाँ पर आसान सा प्रश्न है कि क्रिएटिविटी पूछा एंड ओरिजिनलिटी पूछा। तो क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी किससे रिलेटेड हो, होमवर्क से तो रिलेटेड होगा नहीं, फिर आपका रिटर्न वर्क से भी रिलेटेड नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है गाइस, क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसा पार्ट है कि जो क्रिएटिविटी भी होता है और ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज डिफरेंस ओरिजिनल, उसका ओरिजिनलिटी क्या है, उसका आइडियाज का सोल्यूशन निकलता है। तो ये आपका आंसर होगा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं 38वां नंबर पर। 38 नंबर प्रश्न जो है, द फंडामेंटल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, फंडामेंटल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग पूछा है। ठीक है, अब डिडक्टिव रीजनिंग, अब 38 नंबर प्रश्न का है, अब यहाँ बोलेगा अनडिफाइंड टर्म, डिफाइंड टर्म एंड एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स एंड ऑल ऑफ द दिस। यहाँ पर समझिए कि डिडक्टिव रीजनिंग 38 में बोला है, डिडक्टिव रीजनिंग्स में क्या है कि ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए। इसमें क्या होगा, डिडक्टिव रीजनिंग ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऑल टाइप सोल्यूशन में क्या होगा, ऑल टाइप सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि प्रूफ भी करेंगे और डिसप्रूफ भी करेंगे। प्रूफ मेथड से भी करेंगे, प्रूफ कर दिए इसको, प्रूफ कर दिए, फिर इसको डिसप्रूफ भी कर देंगे। क्या मतलब प्रूफ और डिसप्रूफ से कुछ समझ में आया आप लोगों को। प्रूफ एंड डिसप्रूफ मतलब ये हो रहा है कि हम लोग नोन से जा रहे हैं अननोन। ठीक है, नोन से अननोन, नोन से अननोन जा रहे हैं, तो मतलब क्या है कि ये पूरा सब पोर्शन, अनडिफाइंड पोर्शन भी आ रहा है, डिफाइंड पोर्शन भी आ रहा है, प्रूफ एंड डिसप्रूफ भी बोल रहे हैं ना आपको, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स एंड एज्यूम भी कर रहे हैं, तो ऑल द सोल्यूशन बता रहे हैं। तो ये आपका 4 नंबर आंसर होगा। तो इसका आपका यह फंडामेंटल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग्स आर ऑल ऑफ द अबव, ये चारों पोर्शंस आएगा। ठीक है, ये चारों पोर्शंस आएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 39 प्रश्न पर। 39 प्रश्न मेन क्वालिटीज ऑफ द मैथमेटिक टीचर्स। अब ये मैथ का ही पेडागोजी पढ़ रहे थे, मैथ का टीचर के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रोफेशनलिटी ऑफ द कंपनी, ये तीनों पोर्शंस होना चाहिए। तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ का टीचर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, पर्सनैलिटीज रहेगा, होना चाहिए जरूरी है, एंड मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए, और का प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि पर्सनल पर उसने उस पर महारत है, तभी ना उसका मैथ का टीचर्स को क्वालिटीज़ में आएगा, गुण आएगा उसका। वो गुण कैसे मिलेगा, वो मैथ का क्वालिटी ये सब इसमें होगा पॉइंट, तो वो सब गुण उसमें मैथ का टीचर्स में आएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं 40वां नंबर प्रश्न पर। तो 40वां नंबर प्रश्न जो है, इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स वी यूज़। अब हम लोग मैथ के पढ़ाई के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्जियोमेट्रिक मेथड्स, फॉर्मल एक्जियोमेट्रिक मेथड्स एंड जेनेटिक मेथड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। अब 40वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि अब हम लोग को देखते हैं एक्जियोमेट्रिक मेथड्स क्या है। एक्जियोमेट्रिक मेथड क्या है, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्जियोमेट्रिक मेथड में क्या है कि लॉजिकली समझेंगे, यहाँ पर इसको लॉजिकली तरीके से समझेंगे। 40वां प्रश्न से हम लोग क्या है, इसको लॉजिकल तरीका से
इसको लॉजिकली मेथड बोलते हैं, लॉजिकली तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। अब आपका पोर्शन है आप क्या है, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव मेथड। फॉर्मल एग्जीक्यूटिव मेथड को रिमेंबर रखें कि इस मेथड को हिल्बर्ट एजुकेशन ने दिया था फॉर्मल एग्जीक्यूटिव मेथड्स में। इसमें क्या है कि ऑल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस होता है, इसमें क्या इस मेथड में ऑल टाइप हाइपोथेसिस होता है जिसमें ये इंक्लूड करता है। जेनेटिक्स मेथड से आपका जनरल जो है जेनेटिक जेन से रिलेटेड है, वो मेथड को स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है वो प्रोसेस वही मेथड से कराते हैं। तो क्या है कि इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स वी यूज द लॉजिकली मेथड भी यूज़ करते हैं। हिल्बर्ट जो साइंटिस्ट जो दिया था उसको हाइपोथेसिस को भी यूज़ करते हैं, जेनेटिक मेथड भी यूज़ करते हैं। ये तीनों पोर्शन होगा आपका, ये आपका ऑल ऑफ द दिस अब आंसर होगा आपका। ठीक है गाइस, रिमेंबर करें हिल्बर्ट जो है ये रिमेंबर करें फॉर्मल एग्जीक्यूटिव मेथड किसने दिया था, तो हिल्बर्ट एजुकेशन ने दिया था। ठीक है, आइए किस पर बेस था, हाइपोथेसिस पर बेसिक था। ठीक है, रिमेंबर रखें है हाइपोथेसिस में रिमेंबर। अब हम लोग चलते हैं 41वां नंबर प्रश्न पर। द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स में बी गिवन एज। अब मैथमेटिक्स का डेफिनेशन सबसे सुटेबल कौन सा होगा। अब 41वां नंबर प्रश्न पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो तो प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए है। इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ जनरलाइजेशन, क्या इसको कुछ जनरलाइजेशन करते हैं मैथ का पार्ट को, स्टेप बाय स्टेप जनरल पार्टिकुलर चीज़ को जनरलाइज करते हैं। या 3 नंबर अप्लाइड साइंस, क्या उसको अप्लाइड साइंस की तरह यूज़ करते हैं। या साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, देखिए लॉजिकल पार्ट हमेशा मैथ से ही रिलेटेड है, तो ये लॉजिकल पार्ट हमेशा मैथ से रिलेटेड है। तो साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, साइंस का पार्ट में तो मैथ आता ही है, तो साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ये 4 नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 42वां नंबर प्रश्न जो है द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग द इंटरएक्टिव स्टेज। अब ड्यूरिंग द इंटरएक्टिव स्टेज पूछा है, इंटरएक्टिव स्टेज है। तो अब इसमें देखेंगे कि 42वां नंबर जो प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें इंटरएक्टिव में क्या है कि दे रियलाइज द साइज ऑफ द क्लास का साइज करते हैं, डायग्नोज द डिफिकल्टीज क्या है बच्चे लोग का, एंड टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। ये चारों चीज़ को हम लोग असेंबल कर प्री एक्टिव स्टेज में रहते हैं। तो टीचिंग का प्रोसेस में जो है कि हम लोग जब भी कुछ भी लेक्चर देंगे पढ़ाएंगे क्लास में, तो हम लोग क्लास को रियलाइज़ करेंगे कि साइज देखेंगे कितने नंबर स्टूडेंट्स है, रियलाइज करेंगे स्टूडेंट्स का क्या इन्वायरमेंट्स है। फिर डायग्नोसिस करेंगे डिफिकल्टी, जो बच्चे हम डिलीवर कर रहे हैं टीचिंग, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज हो रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑन स्टूडेंट्स के टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। यह पूरा इंटरेक्टिव लिस्ट आप कुछ हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट के साथ, क्या इसका है प्रॉब्लम सोल्यूशन का आउट होगा। ठीक है, क्या सोल्यूशन इसका आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा 42वां नंबर प्रश्न का। अब हम लोग चलते हैं ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 43वां नंबर प्रश्न पर 43। द मैथमेटिक्स इज ए वे टू द सेटल इन द माइंड द हैबिट ऑफ द रीजनिंग हैज बीन सेड किसने कहा था। द मैथमेटिक्स इज ए वे टू सेटल इन द माइंड, द एजुकेशन मेक द माइंड, याद है ना आप लोगों को, एजुकेशन मेक द माइंड किसने कहा था। तो एजुकेशन मेक द माइंड लॉक ने, जॉन लॉक ने आपका कहा था। ये आपका आंसर होगा लॉक, आपका ये आंसर होगा 43वां नंबर का। अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर आपका प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक लर्निंग। अब इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो मैथमेटिक लर्निंग के लिए। तो आप यहाँ पर आप 44 में समझने की कोशिश करिए कि चेंज ऑफ बिहेवियर, क्या बिहेवियर को चेंज करता है। इन्वायरमेंटल ओरिजिनिंग, क्या इन्वायरमेंट से ओरिजिन से पूरा ये रिलेटेड है, पूरा डायरेक्टली तौर पर, या गोल डायरेक्टेड है, या कोई एक मकसद से, या गोल डायरेक्शन और मेथड से, या कुछ चीज़, या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर देखिए कि नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है 40 नंबर 4 में। तो नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स, नोट ऑल द रिलेशन, ये चारों चीज़ है, ये तीनों चीज़ है, ये रिलेटेड नहीं है, ये चारों ये मैथ से कोई पोर्शन से नहीं। मैथ का हम क्या बताए थे, लॉजिकली रीजनिंग होगा। मैथ का जो पोर्शन जहाँ पूछ दिया लॉजिकल पोर्शन से होगा, लॉजिकल रीजनिंग से ही मैथ रिलेटेड है, मैथमेटिकल लर्निंग। मैथमेटिक्स जहाँ बात बोल दिया आपको, तो हम रिमेंबर रखें गाइस, हम हमेशा बोल रहा हूँ कि मैथ जो है लॉजिकल
रीजनिंग से रिलेटेड है। ये वर्ड रिमेंबर रखें, इसे रख लिए दिमाग में पूरे तौर पर, क्या कि मैथ का जहाँ पूछ दिया मैथ लर्निंग क्या है तो आप इसे हमेशा बोलेंगे कि लॉजिकल लर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों पोर्शन नहीं होगा, ये आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है तो तीनों पार्ट ऊपर वाला नहीं है। ठीक है, ये आंसर 4 नंबर होगा। अब हम लोग चलते हैं 45 नंबर पर, द मेजर एम्स ऑफ मैथमेटिक टीचिंग। अब मैथमेटिक टीचिंग का मेजर एम क्या, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कौन सा पार्ट नहीं था, अब यहाँ पर पूछ रहा मेजर मैथमेटिक टीचिंग का मेजर पार्ट कौन सा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं 45 नंबर प्रश्न में कि अब यूटिलिटी इस्तेमाल किया जाता है, मैथ फंडामेंटल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डिसिप्लिन एक कायदे के तौर पर, डिसिप्लिन मतलब एक रूल्स एंड प्रिंसिपल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स, ना कि ऐसी जिग-जैग तौर पर नहीं। और ना कि और फिर इसके बाद कल्चरल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका ऑल ऑफ द दिस, ये आपका आंसर होगा। ये सब पोर्शंस आपको यूज़ किया जाता है। तो ये आपका 4 नंबर आपका आंसर होगा। ये आपका 4 नंबर आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा आपका, ये 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है गाइस, द मेजर एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग्स, इसमें तीनों पोर्शंस आता है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो टीचिंग का जो डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, 46 में प्रश्न में देखते हैं तो कौन सा पार्ट टीचिंग नहीं है। तो टीचिंग इज ए म्यूचुअल इफेक्ट विच एम टू ब्रिंग द डिजायरेबल बिहेवियर चेंज इन द अदर पर्सन। यस, हाँ, टीचिंग एक है डिजायरेबल चेंज जो अदर पर्सन करता है, मगर यहाँ आपसे पूछा है नॉट द डेफिनेशन, आपसे पूछा गया नॉट द डेफिनेशन। रिमेंबर, आप पर्सन को ऑप्शन पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पर आप ध्यान में यहाँ रखें, आप अपने ब्रेन में रखें नॉट द डेफिनेशन बोला ऑफ टीचिंग। ये पोर्सन तो टीचिंग का है पार्ट, पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, आप दूसरा पार्ट देखते हैं, ये पार्ट सही है। ठीक है, अब टीचिंग इज ए डायरेक्शनल प्रोसेस फॉर लर्निंग। हाँ, ये डायरेक्शन के तौर पर काम करता है। टीचिंग इज ए बिहेवियरल चेंज एंड टीचिंग मीन्स टू इनहेंस। नहीं, अब देखिए टीचिंग इज बिहेवियर चेंज, टीचिंग से क्या बिहेवियर चेंज हो जाता है क्या, नहीं। बिहेवियर किससे चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है आपका डायरेक्टली रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। बिहेवियर जो चेंज करेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर नॉट द डेफिनेशन, नॉट ए डेफिनेशन टीचिंग, तो टीचिंग इज ए बिहेवियरल चेंज, ये पार्ट आपका होगा। BE है, BAR लिखा हुआ है, BE बिहेवियरल चेंज, ये 3 नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, इस पोर्शन का आंसर आपका 3 नंबर होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 47 नंबर, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आर प्रेजेंटेड बाय। टैक्सोनॉमी साथ रिलेटेड जहाँ आ गया, तो टैक्सोनॉमी किसने दिया था, BS ब्लूम ने दिया था। BS ब्लूम से एक ऐसा जो एजुकेशन है जो टैक्सोनॉमी का पार्ट करके बताया। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। ये 3 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स है, यहाँ पर अच्छा से बना देता हूँ मैं। ये 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। ये पार्ट आपका हेड से रिलेटेड है, ये हेड पे रिलेटेड है, ये आपका हार्ट से रिलेटेड है, और ये आपका बॉडी से माने हैंड से रिलेटेड, समझिए हैंड लेग से। यह हेड मतलब का थिंकिंग हो गया, कॉग्निटिव हो गया, हार्ट मतलब अफेक्टिव हो गया, इमोशनल एटीट्यूड हो गया, हैंड्स हो गया साइकोमोटर से रिलेटेड। तो BS ग्रुप ने टैक्सोनॉमी दिया था, टैक्सोनॉमी एजुकेशन का ये पार्ट दिया था, 3 पार्ट, ऐसे पार्ट पढ़ करके हिसाब से ये सॉल्व करता है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन दिया था। तो ये आपका आंसर होगा BS ग्रुप। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पर। द मेजर एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ द मैथमेटिक्स आर। मेजर एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स आर, अब क्या है मेजर एजुकेशनल वैल्यूज क्या है, अब इसको देखना है। 48 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपका मेजर एजुकेशनल वैल्यूज। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि 48 नंबर में तो यूटिलिटी वैल्यू है, यहाँ इस्तेमाल होता है लाइफ में, मैथमेटिक्स लाइफ में इस्तेमाल होता है, डिसिप्लिन एक रूल के तरह इस्तेमाल होता है, एंड कल्चरल वैल्यू के तरफ इस्तेमाल होता है। तो ये आपका 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब इसका मेजर एजुकेशनल वैल्यूज ऑफ द मैथमेटिक्स आर है द ऑल ऑफ द दिस। अब आपका लास्ट चलता है 49 नंबर प्रश्न। 49 में प्रश्न में जो दिया हुआ है द मेथड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड इज। अब यहाँ साइंटिफिक मेथड्स बोला है, साइंटिफिक मेथड्स, यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स में क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादातर हम लोग स्पीच के माध्यम से बताते हैं। साइंटिफिक मेथड्स में लोग क्या है, पहले हम लोग तो कुछ चीज़ को बोलेंगे तो पहले इसको पहले क्या हम लोग स्पीच देंगे। स्पीच कैसे देंगे, मिसाल के तौर पर जैसे कोई भी हम लोग कोई लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर, उसको पहले क्या हम लोग स्पीच से
साइंटिफिक तरीके से बताएंगे। देखो इसको इस तरीक़े से करेंगे क्या, हम लोग पहले फिर हम लोग पहले कोई भी रिएक्शन करने से, कोई भी रिएक्शन का क्रिया करने से पहले हम लोग उसका पहले इसका साइंटिफिक तरीके से इसका ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, ये इस तरह काम करता है, इसको इससे ये सोल्यूशन से, ये रिएजेंट मिलाने से ये काम करता है। या मैथ का पोर्शन पढ़ा रहे हैं तो मैथ का साइंटिफिक तरीके से बताएंगे, तो उसको तरीका से सॉल्व करते हैं। तो ये स्पीच के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है गाइस। द मेथड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड इज स्पीच के थ्रू से ही करते हैं, ठीक है। इसका आंसर 3 नंबर हुआ। अब हम लोग चलते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन में। तो टीचिंग स्ट्रेटजी इज सिमिलर विथ, अब टीचिंग स्ट्रेटजी है ये किससे सिमिलर है, क्या हम लोग देखते हैं नीचे से। तो टीचिंग टेक्निक्स से नहीं, ये भी नहीं होगा। टीचिंग प्रोसेस से नहीं, ये भी नहीं होगा। एंड टीचिंग टैक्टिक्स से ये भी नहीं होगा। टीचिंग मेथड, हाँ ये होगा। टीचिंग मेथड से ही जो हम टीचिंग जो स्ट्रेटजी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कोई एक स्ट्रेटजी करते हैं। स्ट्रेटजी करने से पहले क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेथड के माध्यम से ही तो पढ़ाते हैं। मेथड ही तो बताएंगे, कौन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, कौन मेथड से इसको बताएंगे। तो टीचिंग मेथड ही आपका आंसर 70% था। ये 1 नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं 51 नंबर पर। 51 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन इज, आप इसमें देखिए टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन से क्या चीज रिलेटेड है। इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर टेक प्लेस इन द टीचिंग बट नॉट इन द इंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पर समझने को सीखिए द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, ये दोनों में क्या डिफरेंस बिटवीन है, समझने की कोशिश करिए। तो आप इसमें 51 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कि डिफरेंस क्या हुआ। ये डिफरेंस हमने अभी ये तो है ही नहीं। अब द इंस्ट्रक्शन लाइज द टीचिंग एक्ट बट नॉट द वाइस वर्सा नॉट ट्रू। क्या कि हम लोग कोई भी पढ़ाएंगे तो टीचिंग का तो एक दूसरे का अपोजिट होगा, वाइस वर्सा होगा, और नॉट ट्रू, ये सही नहीं होगा। टीचिंग इन्वॉल्व ऑल द एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर बट द इंस्ट्रक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट बोला है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि आपका यहाँ पर दोनों में से डिफरेंस पूछा है। तो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड लर्नर, ये भी होगा, हाँ दोनों में होगा। टेक प्लेस एंड बट नॉट द इंस्ट्रक्शन, एक माध्यम के तरीके से नहीं होगा। ये पोर्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये भी सही है, ये भी ले रहा। अब इंस्ट्रक्शन लाइज टीचिंग एक्ट बट नॉट द वाइस वर्सा। अब हम लोग किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे टीचिंग के थ्रू से पढ़ाएंगे तो बट उसका नॉट वाइस वर्सा होगा, नॉट ट्रू, ये भी सही होगा। आप ये बोला टीचिंग इन्वॉल्व द ऑल द एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर बट इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट, हाँ कंस्ट्रक्शन माध्यम से ये भी होगा। दोनों है एक दूसरे से डिफरेंस बिटवीन्स है, टीचिंग अलग है और इंस्ट्रक्शन अलग है, दोनों समझिएगा। टीचिंग प्रोसेस पढ़ाना, इंस्ट्रक्शन एक गाइडनर का तरीका से रिलेटेड है। टीचिंग जो है, टीचिंग जो पढ़ाने से रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन अलग है गाइडनर से। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा, ठीक है गाइस। इसका आंसर 51 का ऑल ऑफ द अबव हो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर्सन, 52 नंबर पर्सन। 52% जो दिया है विच इज़ नॉट ए स्टेप ऑफ इंडक्टिव मेथड। अब कौन सा मेथड इंडक्टिव मेथड नहीं है। इंडक्टिव मेथड पहले समझ लीजिए। इंडक्टिव मेथड से हम लोग क्या करते थे कि हम लोग इंडक्टिव मेथड जो भी पढ़ाए थे, इससे पहले जो डिफिनेशन जो दिए थे हम लोग पहले पार्ट इसके स्टेप से सोल्व किए थे। इंडक्टिव में एग्जाम्पल से हम लोग डेफिनेशन में गए थे, हम लोग एग्जाम्पल से डेफिनेशन में गए थे। अब एग्जाम्पल से जब डेफिनेशन में गए थे तो हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन भी था, ठीक है, जनरलाइजेशन भी था और टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ये भी था। मैं एग्जीक्यूशन तो नहीं था, हम लोग कोई काम को तो एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहे थे, वो तो नहीं था, ये नहीं था। तो कि नोट द पार्ट, ये आपका आंसर होगा। एग्जीक्यूशन हम लोग इंडक्टिव मेथड में या इंडक्टिव मेथड में हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको बच्चे को पहले एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देने के बाद फिर उसके बाद हम लोग सब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एग्जाम्पल दिए, लुक फॉर द पैटर्न बोलेंगे, फिर लुक फॉर द मेक द कंजक्टर बताएंगे कि इसको क्या का गैसेस होता है, कंजक्ट कर रहा, और फिर वेरीफाई द कंजक्टर, और उसको वेरीफाई का उसको वैलिड गैसेस निकालेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा इंडक्टिव मेथड्स में। तो ये एजुकेशन, ये आपका आंसर नोट द स्टेप है, ये नोट पार्ट होगा, ठीक है गाइस। अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर प्रश्न पर, द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। 53 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि द नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स पूछा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑर्नामेंटल दिया हुआ है, ऑर्नामेंटल के बाद फिर दिया हुआ लॉजिकल दिया हुआ है, द डिफिकल्ट दिया हुआ है, एंड नॉट द कॉमन। हमने दोबारा रिपीट कर दिया इससे पहले भी कि 53 नंबर में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो लॉजिकल पार्ट से ही आंसर होगा कि लॉजिकल रीजनिंग बोलिए, आप लॉजिकल रीजनिंग बोलिए
या इसका पार्ट्स बोलिए, ये आपका नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये रिमेंबर है कि लॉजिकल ही पार्ट्स, मैथ का नेचर बोलिए, एम्स बोलिए, टीचिंग प्रोसेस बोलिए, कुछ भी पार्ट्स है ये लॉजिकली पार्ट्स से रिलेटेड होगा। ठीक, अब ये आंसर हुआ इसका, ये आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न में चलते हैं। द मेथड बेस्ड अपॉन द रियल थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस एंड द इंस्पेक्शंस। अब यहाँ पर पूछा है मेथड बेस्ड अपॉन द रियल थिंकिंग पूछा है, एक्सपीरियंस पूछा है एंड इंस्पेक्शन पूछा इज। अब 54 नंबर प्रश्न में कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर देखिए रियल थिंकिंग बोला, एक नंबर पार्ट रियल थिंकिंग बोला, टी से निकले तो थिंकिंग हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या बोला? एक्सपीरियंस पूछा, फिर इंस्पेक्शन पूछा। ये कुछ देखिए इसमें पूछा थिंकिंग बोला एक नंबर पार्ट, फिर एक्सपीरियंस पूछा, फिर बोला इंस्पेक्शन पूछा। ये तीनों पार्ट कहाँ पर होता है? लेबोरेटरी में होता है। ये तीनों पार्ट लेबोरेटरी में, एनालिसिस भी नहीं होगा, सिंथेसिस भी नहीं होगा, और ये भी लेबोरेटरी का आंसर होगा, डिडक्शन भी नहीं होगा। तो ये आपका द मेथड बेस्ड अपॉन द रियल थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस इन इंस्पेक्शन इज रिलेटेड टू लेबोरेटरी। ये तीनों पार्ट लेबोरेटरी में हम लोग करते हैं। क्या है कि हम लोग तो थिंकिंग किए ना पहला स्टेप में, फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर लास्ट में ऑब्जर्वेशन बोलिए या इंस्पेक्शन बोलिए, फिर यही सब तो प्रोसेस लेबोरेटरी में हुआ। ठीक है गाइस, अब हम लोग इस सेशन का आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। इस सेशन आखिरी प्रश्न में लिखा गया आकांक्षा इज ए गिफ्टेड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स और इन क्लास 5 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प हर मोस्ट इन द इंक्रीजिंग हर एबिलिटी। अब यहाँ एबिलिटी के बारे में पूछा है। हेल्पिंग हर प्रिपेयर फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मेकिंग हर द क्लास मॉनिटर, एडिशनली टीचिंग हर एडवांस टॉपिक्स एंड हेल्पिंग हर डेवलप द प्रोजेक्ट रिलेटेड हर टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए 55 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि क्या है कि एक आकांक्षा जो है गिफ्टेड स्टूडेंट्स है और भी क्लास 5 का विद्यार्थी है। अब उसमें पूछ रहा है कि द फॉलोइंग मोस्ट इंक्रीजिंग द एबिलिटी, कौन सा उसका एबिलिटी है? देखिए हम पहले बता दे रहे हैं कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स का ऑलरेडी वो तो उसका IQ कितना है? 130 से ऊपर है। ठीक है, अबव है 130 से अबव है। अब इसका हमको इसका एबिलिटी को बढ़ाना है, तो इसको एबिलिटी को बढ़ाने क्या करेंगे हम लोग? एडिशनल देंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, एडिशनल वर्क करेंगे इसके ऊपर, तब ये इसका एबिलिटी और ग्रो करते जाएगा। हेल्पिंग हर फॉर प्रिपेयर कम्पिटिटिव एग्जाम तो होगा नहीं इसका, हम लोग बच्चे को कम्पिटिटिव एग्जाम में मेकिंग हर क्लास मॉनिटर तो बना ही नहीं सकते हम लोग। फिर लास्ट में बोलता है कि एडिशनली टीचिंग हर एडवांस टॉपिक। हाँ, ये आंसर होगा आपका। हम एडिशनली पूछे, एक्स्ट्रा पूछे, एडिशनल होगा, एंड हेल्पिंग हर डेवलप द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर आपका ये होगा कि हम लोग के गिफ्टेड स्टूडेंट जो होगा उसको हम लोग एडिशनली टीचिंग करेंगे हर एडवांस टॉपिक पर, उसको एडवांस टॉपिक बताएंगे, उसको उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 55 नंबर इस सेशन का आखिरी प्रश्न था, इसका आंसर ये हुआ 3 नंबर। ठीक है, अब हम लोग इस सेशन में आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। डियर गाइस, होप करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। तो आप लोगों को जो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें, दोस्तों लोगों को शेयर करें। लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सब्सक्राइब एंड शेयर करने से हम लोगों को क्या है कि पॉजिटिव मोटिवेट मिलता है, इससे कि हम आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इससे हम लोगों को भी हम पॉजिटिव इंस्पायरेशन होते हैं। ठीक है गाइस, आप लोगों को देखने के इस वीडियो को देखने का थैंक यू है। ओके, थैंक यू।